एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 184 यानी 184 एक्सप्लेन करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू। लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था, यहाँ पे ना बहुत सारे सीन चल रहे थे। यहाँ पे स्प्रिंग ऑटम सिगाडा को दोबारा से रिफाइन कर दिया गया था और उसके अंदर से हेवेंसविल को पूरी तरह से निकाल दिया गया था। और ऊपर से यहाँ पे एक चीज़ और की गई थी, उसका जो ज़ॉम्बी बॉडी था ना, उस ज़ॉम्बी बॉडी के अंदर जो उसके पास स्ट्रेंथ पाथ वाला प्राइमेसी हुआ करता था, इमॉर्टल प्राइमेसी, उसको उसने पूरा एकदम तोड़ दिया था। और तोड़ने के बाद उसके अंदर न्यू डेवलप एकदम न्यूली बना दिया गया था टाइम पाथ का इमॉर्टल प्राइमेसी, जिसका मेन कोर यहाँ पे वाइटल गू था, स्प्रिंग ऑटम सिगाडा। अब फेंगुआ ने ये सब चीज़ें कर दी थी। अब जो उसकी सेकेंड बॉडी थी, उसमें इसका स्प्लिट सोल था, जो कि अब एक तरीके से टाइम पाथ का इमॉर्टल बन चुका था। अब स्टार्ट करते हैं अपने न्यू एपिसोड। लेट्स स्टार्ट। क्लोन ट्रिब्यूलेशन क्लियर हो गया था। अब वो टाइम पाथ रैंक 6 ग्लू इमॉर्टल बन चुका था। उधर फेंगयुआन का मेन बॉडी रैंक 7 और इधर सवेनर इमॉर्टल बॉडी वाला ही था। यानी एक तरीके से इधर जो मेन बॉडी है सवेनर इमॉर्टल बॉडी, वो रैंक 7 पे पहुंच चुकी है और जो उसकी क्लोन बॉडी है वो रैंक 6 टाइम पाथ वाली है। क्लोन होने के बाद सबसे बड़ा फायदा इमॉर्टल प्राइमेसी का मैनेजमेंट अब क्लोन हैंडल करेगा। फेंगयुआन को खुद पे फुल ट्रस्ट था और क्लोन तो वो खुद ही था, तो एक तरीके से जीरो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और जीरो मिस्टेक होगी। एक तरीके से ट्रस्ट लेवल भी 100 होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। शैडो सेक्ट भी इसी रीजन से पावरफुल था। सब एक ही इंसान के स्प्लिट सोल थे, इसलिए सब एक जैसे ही सोचते थे। बट क्लोन रैंक 6 बनाने के लिए फेंगयुआन ने बड़ा प्राइस पे करा था। स्प्रिंग ऑटम सिगाडा रिफाइन करने में रिसोर्स गए थे, क्लोन को कल्टीवेट भी करना पड़ा था और स्प्लिट सोल के चक्कर में फेंगयुआन की सोल 10 मिलियन से 9 मिलियन हो गई थी। यानी 1 मिलियन मैन पूरी खत्म कर दी उसने। और लकीली दो सोल पाथ सीक्रेट, एक तरीके से सीक्रेट सॉरी सैक्रेड लैंड्स की वजह से वो सोल पाथ को इजीली ग्रो भी कर पाता था। यानी जो उसने 1 मिलियन का लॉस करा है, 1 मिलियन मैन सोल का लॉस करा है, वो आराम से उसे रिकवर भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास डांगुन माउंटेन भी है और ऊपर से लुओपो वैली भी है। क्लोन में फेंगयुआन की स्प्लिट सोल थी, इसलिए हाफ अदरवर्ल्डली डीमन था। बट बॉडी उसकी जो रियल वाली थी वो तो फुली अदरवर्ल्डली डीमन है। और जो फेट का रेस्ट्रिक्शन अभी भी लगा हुआ है, क्योंकि उसकी क्लोन बॉडी पर अभी भी लगा हुआ है, क्योंकि आधी बॉडी है ना अदरवर्ल्डली डीमन। इसलिए जब तक शैडो सेट की तरह दूसरा सवेनर इमॉर्टल फेटिश को क्रिएट नहीं होता, तब तक उसकी क्लोन बॉडी भी अभी तक नहीं हो पाएगी। लेकिन हम जानते हैं कि जो मतलब सवेनर इमॉर्टल फेटिश होता भाई, उसको 1 साल मतलब लग गए थे, 1 लाख साल एक्यूमुलेट करा था, तब जाके वो बन पाया था। सो अभी के टाइम पे उसे दोबारा करना इम्पॉसिबल था। अगले दिनों में उसने अपनी जो मेन बॉडी थी उसको रेस्ट दिया और क्लोन स्ट्रेंथ पाथ दावमा क्लीन कर रहा था फॉर्मेशन से। पहले सेकंड प्राइमेसी स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल बॉडी मतलब एक तरीके से था, तो उस वो बना हुआ था, तो अब उसमें जो दावमाक बचे खुचे हैं ना बॉडी के अंदर, उनको भी हटा रहा है। बट अब सवेनर बॉडी होने के बाद अब वो एक यूजलेस हो गई, तो उनको हटाकर अपने टाइम पाथ को ही कल्टीवेट करवाओ और टाइम पाथ में ही सारी चीज़ों को कल्टीवेट करवाना था उसको। इसलिए जो टाइम पाथ वाली बॉडी है उसके अंदर से स्ट्रेंथ पाथ वाले दावमाक को हटा रहा है और जो मेन बॉडी है सवेनर इमॉर्टल बॉडी, इसको रेस्ट पे रखा है। तो इस पे कंफ्यूज मत होना। यानी जो उसकी मेन बॉडी है और सेकंड बॉडी या क्लोन बॉडी, हम इसको ऐसे कहेंगे, ठीक है। जिससे क्लोन बॉडी मीन्स होगा टाइम पाथ और मेन बॉडी मीन्स होगा सवेनर इमॉर्टल बॉडी वाला। ठीक है, तो जो मेन बॉडी है वो आराम से रेस्ट कर दी है और जो सेकंड बॉडी यानी टाइम पाथ वाली बॉडी है वो अपना फॉर्मेशन में से हटा रही थी वो जो स्ट्रेंथ पाथ के दावमाग थे उनको। सेकंड प्राइमेसी का प्लान अभी एक तरीके से कैंसिल था, क्योंकि अभी दूसरा इमॉर्टल प्राइमेसी बनाने का कोई फायदा नहीं था। सवेनर इमॉर्टल प्राइमेसी को ही डेवलप करना बेस्ट था और वो अभी सिर्फ 4% ही डेवलप था। बहुत काम अभी भी बाकी था। फेंगयुआ सोचता है कि सेकंड इमॉर्टल प्राइमेसी का बिगेस्ट यूज बस एक है, वो है वाइटल गू का मिलना होता है। यानी तुम्हें एक और वाइटल गू मिल जाता है। वाइटल गू फेल होने पर भी ब्रेक नहीं होता, बट अभी उसकी नीड नहीं थी। स्प्रिंग ऑटम सिगाडा ऑलरेडी वाइटल गू है दूसरी बॉडी के अंदर। क्लोन फ्यूचर में इंश्योर करेगा कि इसे रिफाइन करते वक्त सिकाडा कभी डिस्ट्रॉय ना हो। फेंगयुआ ने कहा, तुम जाग गए। सिक्स धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, वो बड़ा वीक सा लग रहा था। सिक्स कहता है सेक्ट लीडर, वो रिफाइनमेंट सक्सेस हुआ है। फेंगयुआन कहता है यस बिल्कुल वो हो गया। सिक्स स्माइल करते हुए कहता ग्रेट, मतलब सेकंड राउंड कंप्लीट होता है। फर्स्ट राउंड में उन्होंने क्लीन सोल, सेल्फ लव, स्नैक रिफाइन करा था, लेकिन सेकंड राउंड में उन्होंने स्प्रिंग ऑटम सिगाडा और हेवनली सीक्रेट गू को रिफाइन करा था, जो कि कंप्लीट हो चुका है। दोनों राउंड कंप्लीट। और फेंगयुआ ने गो रिफाइन करने में बड़ा प्राइस पे किया था, बट ओवरऑल लॉक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था। लक की वजह से ना बहुत कुछ फ़ायदा हुआ है, वरना कुछ गो इमॉर्टल्स हंड्रेड्स अटेम्प्ट्स में भी फेल हो जाते हैं। ये सक्सेस लक पाथ इनहेरिटेंस लक इमॉर्टल गू प्लस लांग या सेट की हेल्प से पॉसिबल हुआ था। लांग या लैंडस्पीड और सिक्स चेयर ने ये अगर ना होते ना, अगर ये हेल्प ना करते या ना होते, तो भाई रिफाइनिंग इतनी स्मूथ नहीं जाती जितनी अभी गई थी।
फेंगवन एकदम डार्क टोन में कहता है, तुम्हारी बॉडी पे ये रेड स्नेक टैटू क्या था जो मैंने अभी देखा? सिक्स्थ ईयर एकदम से नर्वस हो गया। वो कहता है, अरे वो कुछ नहीं है। फेंगवन कहता है, मैंने चेक कर लिया है, ये किलर मूव तुम्हारी लाइफ स्पैन बर्न करता है, यानी खत्म करता है, और जब स्नेक टैटू हेड तक पहुंच जाएगा तो एंड में जाके तुम मारे जाओगे। सिक्स्थ ईयर एकदम से साइलेंट हो गया, उसने कुछ नहीं कहा। फिर वो कहता है, सिक्स्थ ईयर बोलता है, सही कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हेवनली कोड को अटैक करके मैं मेन बॉडी को सेव कर लूँ, बस मैं और कुछ नहीं चाहता। मेरी लाइफ का क्या ही वैल्यू होगा। फेंगयुआन बस स्काई की तरफ देख रहा था और कुछ नहीं कहा। सिक्स्थ ईयर थोड़ा जल्दी से बोलता है, सेक्ट लीडर, होप मत छोड़िए। अब स्प्रिंग ऑटम सिगाडा वापस आपके पास आ चुका है। अब आप रेड लोटस की इनहेरिटेंस पाओगे। उसमें डेफिनेटली हेवनली कोड को डिफीट करने का कोई मेथड तो ज़रूर होगा। फेंगयुआन को पता था कि यही एक होप है, और वो अकेला 10 साल में हेवनली कोड को नहीं रोक सकता, इसको रोकना इम्पॉसिबल था। बट रेड लोटस की इनहेरिटेंस अगर मिल जाए तो थोड़ा चांस है, यानी चांसेस बढ़ जाएँगे, होप मिल जाएगी। बट फेंगियो ने डिसाइड करा था कि अब कुछ और करना है। वो कहता है, अभी मुझे रेड लोटस का इनहेरिटेंस ढूँढने की जल्दी नहीं है। हेवनली कोड ने टाइम रिवर के ज़्यादा ज़रूर कुछ ना कुछ अंदर ना ट्रैप लगा दिया होगा, क्योंकि उनका एक जो बंदा था टाइम रिवर के अंदर मारा मारा गया था। इसलिए मुझे पहले और स्ट्रॉन्ग बनना होगा, तभी मैं उनका जो एम्बुश होगा या जो भी उन्होंने ट्रैप सेट करा होगा, उनको पता होगा कि मेरे को वहाँ पे आना ही है। तो पक्का वो जो ट्रैप होगा उसको लड़ने के लिए, उससे बचने के लिए मेरे को अपने आप को पावरफुल बनाना पड़ेगा। रेड लोटस इनहेरिटेंस लेना ज़रूरी था, बट ओनली आफ्टर इनफ बेटर स्ट्रेंथ हो जाए तब, प्लस स्प्रिंग ऑटम सिगाडा भी मिल जाए तब। स्प्रिंग ऑटम सिगाडा तो चलो आ गया, लेकिन अब स्ट्रेंथ बढ़ानी थी। फेंगयुआन ने कहा, तुम अपना किलर मूव कंप्लीट डिटेल में बताओ, मैं इसका ड्रॉबैक सॉल्व कर दूंगा। तुम्हारी सेक्रीफाइस की नीड नहीं है, फ्यूचर में लांग इसे कंट्रोल करने में तुम्हारी हेल्प चाहिए मुझे। सिक्स्थ ईयर एकदम से शॉक्ड हुआ। वो होपफुल भी था, क्योंकि फेंगयुआन के पास लाइट ऑफ विजडम है जो सोल्यूशन दे सकता था। रिफाइनमेंट और क्लोन ट्रिब्यूलेशन वाइल्ड एरिया में हुआ था। क्लोन को सवेनर इमोर्टल प्राइमेसी में स्टोर करके फेंगयुआन प्लस सिक्स्थ ईयर लांगेस्ट टू ब्लेस लैंड में टेलीपोर्ट हो गए थे। वहाँ लैंड स्पीड के अंडर मॉनिटरिंग होती है, सो दोनों एक तरीके से सेपरेट हो गए। इस पर सुप्रीम एल्डर की तरह बिहेव कर रहे थे अंदर जाके। जब भी मतलब ऐसी कोई मॉनिटरिंग वाली जगह पे होते हैं ना, कि जहाँ पे लैंड स्पीड उनको देख सकते हैं, तो वहाँ पे वो ऐसे ही बिहेव करते हैं कि ठीक है, हम नॉर्मल ही हैं। लेकिन जब बाहर जाते हैं तो काम की बातें करते हैं, अच्छे से रहते हैं। फेंगयुआ ने रेस्ट नहीं करा था, डायरेक्टली विज़डम गू के पास अब पहुँच जाता है वो। प्राइमल सी का डोर ओपन करता है और क्लोन को बाहर निकालता है। क्लोन लिविंग फॉर्म में था। वो विज़डम गू जो था रिएक्ट नहीं होता। फिर क्लोन स्ट्रेंथ रिवर्सिंग लाइफ एंड डेथ यूज़ करके इमॉर्टल ज़ॉम्बी बन जाता है। तब विज़डम गू कन्फ्यूज़ होके उसके अराउंड फ्लाई करता है। यानी यहाँ पे एक चीज़ हुई है, देखो फेंगयुआन ने क्या करा है, एक चीज़ और अचीव कर ली है। फेंगयुआन ने अपनी बॉडी को, जो कि क्लोन बॉडी है, ज़ॉम्बी बॉडी, उसको नॉर्मल बॉडी से लेके ज़ॉम्बी बॉडी के अंदर कभी भी बदल सकता है। तुम पूछोगे कैसे? तो ये जो चीज़ थी ना, उसको कहाँ से मिली थी? याद है तुम्हें? हेवनली डेमोनिस थी। वो जो हाई लॉर्डन की आंट है हेवेली डेमोनिस, वो भी चेंज कर लेती थी अपने आप को। तो ये वही मेथड था, और फेंगयुआन के पास शेडो सेट के सारे मेथड आ चुके हैं, तो उसने ऑफ कोर्स ये यूज़ कर लिया था। अब ये कभी भी ना अपनी जो क्लोन बॉडी है उसको नॉर्मल बॉडी से लेके ज़ॉम्बी बॉडी में बदल देता था। इसलिए अब जब विज़डम गू के सामने ज़ॉम्बी बॉडी दोबारा से आई, बदली, तो विज़डम गू रिएक्ट करने लग गया। पहले रिएक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि नॉर्मल बॉडी थी। अब आगे देखते हैं। विज़डम गू क्लोन को देख के बस फ्लाई अराउंड कर रहा था, यानी जो बॉडी थी उसके आस-पास घूमे जा रहा था, बट लाइट ऑफ विज़डम अभी ऑन नहीं हुई थी। फेंगयॉन थोड़ा-सा शॉक्ड हुआ, कहता है, व्हाट, ये ऑन क्यों नहीं हुई? क्लोन बोलता है, क्लोन कहता है, ओ विज़डम गो, डील मैंने किया था, तुम भूल गए हो क्या? विज़डम को हेसिटेट करता हुआ क्लोन को जज कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो लीफ पे वापस लैंड हुआ और फाइनली लाइट ऑफ विज़डम को एमिट करा। यानी वो पहले ना शक कर रहा था कि ये फेंगयॉन है कि नहीं, लेकिन अब उसे कन्फर्म हो गया था। फेंगयॉन रिलीव्ड लेता है और लंबी सी सांस लेता है कि चलो काम तो कर गया ये। फेंगयॉन को रियलाइज़ होता है कि जो क्लोन है, क्लोन टाइम पाथ को इमॉर्टल बन गया। स्ट्रेंथ पाथ के सारे दावमार्क रिमूव हो गए। स्प्लिट सोल चेंज की वजह से विज़डम को थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हुआ था, इसलिए रिकॉग्नाइज़ करने में थोड़ा-सा सा डाउट हो रहा था। फेंगयॉन सीरियस थॉट के साथ कहता है, मुझे फ्यूचर में बहुत केयरफुल रहना होगा। इवन अगर क्लोन का कल्टीवेशन एक तरीके से स्टैग्नेंट रखना पड़े, विज़डम गू लूज़ नहीं कर सकता। यानी कैसे भी रहे, मेरे को जो अपना जो क्लोन है, भले वो पूरी ज़िंदगी रैंक 6 पर ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं उसके थ्रू विज़डम गू को एक्सेस कर पाऊँ, बस मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। थोड़ा-सा अपसेट भी होता है, क्योंकि लेजेंड्स ऑफ रेंज़ू में विज़डम गू बहुत स्मार्ट था, ट्रिकी था, इवन रेंज़ू तक को भी स्कैम करा था उसने। बट यहाँ ये तो बिल्कुल डम एक्ट कर रहा था, एकदम ऐसा, वो नहीं होती, वो जो बर्ड नहीं होती, बड़ा-सा मुँह खोल के एकदम इधर से उधर घूमती रहती है अजीब-सी, अपना ही पंख तोड़ के सामने वाले को दे देती है कि ये लो। अपनी वैसे टाइप का एक्ट करता है ये भी, क्या बोलें इसको? अलग ही चिड़िया, डम्ब चिड़िया एकदम। उसे डम्ब चिड़िया ही तो कहते हैं।
फेंगयन क्वेश्चन करते हुए कहता है, स्टोरी यहाँ पे थी इमेजिनेशन वाली थी क्या? या कुछ और? या कोई और ही रीज़न एक्ज़िस्ट करता है या कुछ और चीज़ें हैं यहाँ पे? वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो रहा था क्योंकि स्टोरी में अलग है और ये चिड़िया अलग है यहाँ पे विज़डम गू। अब आगे देखते हैं। सिक्स्थ ईयर की जो प्रॉब्लम थी फेंगयुआन ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स निकली। उसका किलर मूव रिफाइनमेंट स्नेक लाइफ़स्पैन फ्लावर था। रिफाइनमेंट पाथ प्लस कर्मा रूल पाथ दोनों का मिक्स करता था तब ये बनता था। ये मूव उसने लांग सेट के इनकम्प्लीट रिफाइनमेंट मेथड से इंस्पायर होकर बनाया था। फेंगयुआ ने डिडक्शन किया था और समझा कि गलती हुई तो सिक्स्थ ईयर की जान भी जा सकती है अगर मैंने दिक्कत दे दी तो। इसलिए फेंगयुआ स्लो अप्रोच में अडॉप्ट कर रहा था, चीज़ें समझ रहा था धीरे-धीरे, वरना भाई सिक्स्थ ईयर की जान को खतरा होगा। फेंगयुआन अपने मन में सोचते हुए कहता है, अगर मेरा रिफाइनमेंट पाथ लेवल और स्ट्रांग होता तो मैं और जल्दी काम कर पाता, टाइम कम लगता। इस प्रॉब्लम पे वो फुल फोकस नहीं लगाने वाला था क्योंकि हैवी टाइम इन्वेस्टमेंट चाहिए था इस चीज़ को अगर वो ज़्यादा फोकस करेगा तो। और सिक्स्थ ईयर की लाइफ अभी सेफ थी तो अभी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी चीज़ें भी देखनी थी। फेंगयुआन सोल पाथ कल्टीवेशन कंटिन्यू करता रहता है। डांगहुन माउंटेन प्लस लुओपो वैली में उसका मेन बॉडी सोल फाउंडेशन फास्ट ग्रो कर रहा था। क्लोन को सोल पाथ कल्टीवेट नहीं कराया गया था। रीज़न था दाओमाक का कॉन्फ्लिक्ट। हम जानते हैं ना उसके बाद दाओमाक का कॉन्फ्लिक्ट होगा, इसलिए क्लोन का सोल पोर्शन ऑलरेडी मैक्स शेयर ले चुका था। अगर और ग्रो होता तो टाइम पाथ कल्टीवेशन डिस्टर्ब हो जाता, इसलिए क्लोन को घोस्ट ऑफिशियल गारमेंट भी नहीं दिया गया था। हेवेंस व्हील डिफेंड करने के लिए क्लोन के पास टाइम पाथ मेथड था। थोड़ा वीक है बट एक तरीके से कंपेटेबल है, यानी थोड़े टाइम तक तो काम कर ही जाएगा ना। इवन सवेनर इमॉर्टल बॉडी के साथ भी फेंगयुआन को पाथ कॉन्फ्लिक्ट और किलर मूव इंटरैक्शन का ध्यान रखना पड़ता था। एग्जाम्पल घोस्ट ऑफिशियल गारमेंट घोस्टली कंसील्ड की वजह से वीकेन हो गया था। यानी जितना हम जानते हैं ना कि ये जो बॉडी है ये कभी भी दावमाक के कॉन्फ्लिक्ट से कुछ इसको फर्क नहीं पड़ता, यानी कितने भी दावमाक भर लो, कितने भी अलग अलग टाइप के, बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ना एक चीज़ का फर्क पड़ जाता है यार, किलर मूव का फर्क पड़ जाता है और जो तुम्हारे ऊपर चीज़ें लगी हैं उनका फर्क पड़ जाता है। जैसे घोस्ट ऑफिशियल जो गारमेंट इसने बनाया था ये बहुत बेहतरीन था, ये रैंक 7 का इफ़ेक्ट देना चाहिए था इसको, लेकिन ये रैंक 6 का ही इफ़ेक्ट दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि फेंगयुआन के ऊपर रैंक 9 का घोस्टली कंसीलमेंट पहले से लगा हुआ है, इसलिए। तो ये जो किलर मूव है इनके ऊपर यार ये दिक्कत देता है। शायद ये दिक्कत तब ना होती अगर ये रैंक 10 का इमॉर्टल फेटिश गो होता, लेकिन ये रैंक 9 का अफ़सोस। जितनी चीज़ें हैं उनमें ही खुश रहो। फेंगयुआन का रेड डेट इमॉर्टल एसेंस ऑलमोस्ट खत्म था। इमॉर्टल एसेंस स्टोन भी फुली यूज्ड अप हो चुके थे, सारे खत्म हो चुके थे। शैडो सेक्ट मेंबर ताई कुई का यूज करके रिसोर्स रिकवर प्लस ग्रोथ कर रहे थे। फेंगयुआन ने उनके पकड़े हुए डेसोलेट बीस्ट के सिर्फ सोल लिए थे, कॉप्स उनके पास ही छोड़ दिए थे। वो हाई प्राइस में इमॉर्टल मटेरियल के लिए काम आ रहे थे और बेचे भी जा रहे थे। फेंगयुआन उनका प्रॉफिट नहीं छेड़ रहा था, यानी बस उनसे वो सोल ले रहा है, बाकी वो जो बॉडी है चाहे वो बेच दें वो लोग या तो अपने पास रखे या कुछ भी करें, उससे फेंगयुआन को मतलब नहीं, बस सोल ले रहा था वो। क्योंकि ये छोटा अमाउंट था और शैडो सेट के रूल्स मेंटेन करके फ्यूचर में इमरजेंसी रिसोर्स को बोरो किया जा सकता है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है कि दूसरों के रिसोर्स में उंगली नहीं कर रहा, बस सोल लेनी थी, सोल ले लिया था उसने। अब इंटरफेयर करता है तो उनका मोमेंटम ब्रेक होता है और डैमेज मतलब तरीके से लग जाता है। उन फेंगयुआन को ही डैमेज होता है क्योंकि उसकी टीम के तो लोग हैं ना, इसलिए। हेवेली कोड के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी बट फिर भी फेंगयुआन को लगता है कि शैडो सेट के प्रीवियस लाइफ टैक्टिक को कॉपी करना बेस्ट था। अब वो पॉलिटिक्स प्लस प्लानिंग शुरू करता है। नॉर्थर प्लस राइटियस पाथ उसका एनिमी है पर वेरिएंट ह्यूमन से अलायंस है, प्लस एक तरीके से प्लस ये भी है कि एंगेजमेंट की वजह से जबरदस्त कनेक्शन तक बन चुका है। प्रॉब्लम अब सिर्फ मनी की थी। कंटिन्यूस रिफाइनमेंट प्लस कल्टीवेशन प्लस किलर मूव प्रैक्टिस ने फंड एम्प्टी कर दिए थे, बिल्कुल खाली कर दिया था, जेब ढीली हो गई थी भाई की। एसेंस रिचार्ज हो रहा था बट स्पीड यार उतनी बढ़िया नहीं लग रही थी, बड़े डेफिशिएंट वे में चल रहा था बंदा। सॉल्यूशन यहाँ पे एक ही चीज़ था, वो था ड्रैगन फिश का बिजनेस, जो कि अभी इतना ऊपर नहीं बढ़ा था, उसे बढ़ाना है। बट थोड़ी टाइम पहले यूचान ने कॉपर ड्रैगन फिश सेल करना स्टार्ट कर दिया और जब उसने सेल करना स्टार्ट करा तो भाई फेंगयुआन को शॉक्ड भी लगा था। फिर उसे रियलाइज़ हुआ कि ड्रैगन फिश मोनोपोली नहीं है, कंपटीटर रिड्यूस करके नए वर्जन बना सकते हैं। जैसे वो लाइट शाइन फंगी मॉडिफाई करता है वैसे उसने मतलब और भी लोगों ने कर दिया होगा ड्रैगन फिश को मॉडिफाई, जिसमें से यूचान भी एक थी। गट्स गू जैसा एक्सक्लूसिव मोनोपोली वो क्रिएट नहीं कर पा रहा था क्योंकि गट्स गू माउंटेन से ही बनते हैं, डांगुन माउंटेन वो उसी के पास है, बाकी लोगों के पास नहीं है, तो इसलिए था। और ओनली सरप्राइज ये है कि यूचान ने इतनी जल्दी कैसे कर लिया, इस चीज़ का उसको थोड़ा सा शौक लग रहा था कि उसने जल्दी से कॉपर वाले कैसे बना लिए ड्रैगन फिश। अब कुछ दिनों बाद देखते हैं इमॉर्टल क्लियर मूव ईयर पास लाइक अ डेज। इसके इफेक्ट से सवेनियर इमॉर्टल प्राइमल सी का टाइम स्पीड और फास्ट हो गई। रिवर ऑफ टाइम ट्रिब्यूटरी तेज एकदम भाई स्पीड में एकदम भागे जा रही थी, इतनी स्पीड से ऊपर नीचे हो रही थी। हाँ, क्लैमिटीज ट्रिब्यूलेशन जल्दी आएंगी बट फेंगयुआन एक तरीके से फियरलेस था, उसको क्लैमिटी से ट्रिब्यूलेशन से फर्क नहीं पड़ता।
ग्रैंड रिवलेशन के लिए हेवनली सीक्रेट गो प्लस एक्सपोजिंग हेवनली सीक्रेट था, तो इतनी उसकी भी दिक्कत नहीं है। टाइम स्पीड जल्दी होते ही रिसोर्स प्रोडक्शन एकदम स्पीड अप हो गया, स्पेशली ड्रैगन फिश का। ड्रैगन स्केल सी एरिया में मोस्टली रेड ड्रैगन फिश थे और 30% कॉपर वाले थे और बाकी ड्रैगन फिश नॉर्मल ब्लैक कलर के थे। पेंगुइन हंसते हुए कहता है, ये मेरे आयरन ड्रैगन फिश है, क्योंकि शायद उसने कुछ नया बनाया है, यहाँ पे ब्लैक वालों को कह रहा है। इस ह्यूज फॉर्मेशन की वजह से उसने ऑटो मॉडिफिकेशन कर रखा था, रिसर्च की नीड ही नहीं थी और ये जो ड्रैगन फिश है वो अपने आप ही ब्रीड करते रहते थे। बस ब्रीडिंग में टाइम लगता है, लेकिन टाइम का प्रॉब्लम है भाई ने सॉल्व कर दिया है, टाइम स्पीड अप हो चुका है, तो टाइम की प्रॉब्लम हट गई। अब जो ये ऑटो मोड लगा था, इसकी वजह से जो ड्रैगन फिश है वो आपस में एक दूसरे से ब्रीड करके नए-नए ड्रैगन फिश को बना रहे थे। और ये वही कॉन्सेप्ट है जैसे चिकन्स में चलता है कि 2 चिकन्स की ब्रीड को आपस में मिक्स करके कोई दूसरी ब्रीड बनाना, तो वही यहाँ पे चल रहा था। लेकिन उसमें टाइम की नीड होती है, लेकिन भाई ने टाइम बढ़ा दिया तो ये भी खत्म। फेंग युआन ने कहा, इस बार आयरन ड्रैगन फिश बेचूँगा, देखते हैं यू चान की रिएक्शन क्या होगी इसे देख के। अब यू चान का रिएक्शन भी देखते हैं। यू चान ने जब देखा कि फेंग युआन ने आयरन ड्रैगन फिश ला दिए हैं, भाई वो तो एकदम लंबी सी सांस लेती है, कोशिश करती है कि शांत रहे, बट भाई होपलेस लगने लगती है। फेंग युआन ने आयरन ड्रैगन फिश मार्केट में डाल दिए थे। ट्रेजर इले हेवन में स्मॉल सा एकदम कम्युनिकेशन सा मच गया था, स्मॉल वाला, यानी एकदम ज़्यादा बड़ा धमाका नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो सब हिल गए थे। ड्रैगन फिश हिस्ट्री ऑलरेडी मैसिव थी, बट फूड पाथ रेयर होने की वजह से लोग इसको मॉडिफाई करने में फेल ही होते थे और फेंग युआन ने 2 बार इसको सक्सेसफुली मॉडिफिकेशन कर दिया था। गो इमॉर्टल इंस्टेंटली समझ गए थे कि भाई फेंग युआन का तो कुछ ना कुछ फूड पाथ इनहेरिटेंस से अटेनमेंट या तो ज़्यादा है या तो कोई रिलेशन है, या हो सकता है इसके पास कोई ट्रू इनहेरिटेंस मिल चुकी हो इसको फूड पाथ की। यू चान को सबसे हैवी ब्लो इसी रियलाइजेशन में दिया था कि भाई यू चान के पास भी एक इनहेरिटेंस है ना फूड पाथ की, तो उसे लग रहा है कि फेंग युआन के पास भी शायद आ चुकी है, तो वो हिल गई थी इस देख के। आयरन ड्रैगन फिश का वैल्यू नहीं, पर इसका मीनिंग पहाड़ जैसे प्रेशर डाल रहा था कि भाई फेंग युआन के पास भी एक इनहेरिटेंस है। यू चान सोचते हुए कहती है, नो वे, मैं गिव अप नहीं कर सकती। कॉपर ड्रैगन फिश में मेरा पूरा का पूरा फाउंडेशन खत्म हो गया था उसे बनाने में, अब आयरन वर्जन शॉर्ट टाइम में पॉसिबल ही नहीं। व्हाट शुड आई डू? वो क्लियरली फेंग युआन को सोलो काउंटर नहीं कर सकती थी। फिर एक फिगर उसके दिमाग में आता है। यू चान थोड़ा सा हेजिटेट करती है, कहती है, क्या क्या मुझे उससे हेल्प लेनी पड़ेगी? अब देखते हैं कुछ टाइम बाद, कुछ डेज़ निकल जाते हैं। व्हाइट क्रेन सी एरिया में क्लीन वाइन चल रही थी, शांत सा एकदम पानी था यहाँ पे, एकदम शांत सा शी था और व्हाइट क्रेन्स हर तरफ फैले हुए थे, पीसफुल वाइब थी। सेंटर आइलैंड पर क्वीन बाई ही लाउड एकदम हँसे जा रहा था। क्वीन बाई ही एकदम हँसते हुए कहता, हा, 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 यू चान फाइनली तुम समझ गई। यू चान एकदम भाई हालत खराब थी इस बंदे की, वो नज़र भी है नहीं मिला पा रही थी उस बंदे से। तो अब देखते हैं, क्वीन बाई ही ये जो बंदा था, व्हाइट क्रेन सी एरिया का ओनर था, बड़ा टॉल था, ब्यूटीफुल था, वन ऑफ अस ईस्टर्न सी 6 ब्यूटीज़ में से एक था, ओनली लाइक्स फीमेल इमॉर्टल। ओके, तो ये एक लेस्बियन इमॉर्टल है। मेरे को पहले लग रहा था एक मेल इमॉर्टल है, लेकिन ये फीमेल इमॉर्टल है, ये एक लौंडिया है। लेकिन एक खास बात, ये लेस्बियन है, इसको लड़कियाँ पसंद हैं। भाई साहब, तो ये यू चान को पसंद करती है? अरे! यूचान को पसंद करती एक लेस्बियन भी आ गए क्या इसमें? उसके हारेम में काउंटलेस वुमेन रहती थी। बाई ही पैलेस रैंक 6 इमॉर्टल वो हाउस था और वहाँ पे काउंटलेस वुमेन्स थी। उनमें से शायद ये यूचान को भी चाहती होगी कि वो वहाँ पे आ जाए, लेकिन यूचान हमेशा मना करती होगी। आज शायद इसको उसके सामने आना पड़ गया। क्वीन बाई ही कहती है, यूचान का हाथ पकड़ लेती है और उसकी तरफ एकदम देखती रहती है और कहती है, यूचान। अब वो आगे कहती है, क्वीन बाई ही कहती है, सो स्मूथ यार, कितने सॉफ्ट हाथ है तुम्हारे यूचान, मैं तुम्हें बहुत टाइम से चाहती हूँ। आज से तुम मेरी बाई ही पैलेस की एम्प्रेस हो। यूचान एकदम कोल्ड तरीके से कहती है, छोड़ो मेरा हाथ। क्वीन बाई ओबिडेंटली हाथ छोड़ देती है। डील ऑलरेडी हो चुकी थी, यूचान अब एस्केप नहीं कर सकती थी। यूचान पीछे हटकर रिमाइंड करती है, कहती है, क्वीन बाई ही, जो प्रॉमिस किया है ना, भूल मत जाना ज़रा भी। क्वीन बाई ही थोड़ा सा हंसती है और कहती है, रिलैक्स या रिलैक्स, आयरन ड्रैगनफिश हम दोनों मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। उस आदमी का ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा टाइम तक टिकने वाला नहीं, हम कर लेंगे। यू चान साइलेंटली एकदम हाँ में हाँ मिलाती है, सर हिलाती है और फिर मतलब उसको ना ये था कि ना शी नोस क्वीन बाई ही की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है। फिर वो यू चान बाई ही पैलेस में स्टे कर लेती है और दोनों मिलकर अपना डे एंड नाइट आयरन ड्रैगनफिश प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब सिर्फ ये प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर रहे हैं, कुछ और भी कर रहे हैं। छोड़ो ना, आगे देखते हैं। ये बिज़नेस हर कल्टीवेशन का मेन इनकम सोर्स था। अगर ये लूज़ हो गया तो फ्यूचर कैलेमिटीज़ में वीकनेस आ जाएगी, डेथ साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई रिसोर्स ही नहीं होंगे तो कैलेमिटीज़ कैसे हैंडल करोगे, और कैलेमिटीज़ हैंडल नहीं होंगी तो तुम तुम्हारे ही जाओगे ना, वही सीन था। अब 10 दिनों के बाद बाई ही पैलेस के अंदर फाइनली एक आयरन ड्रैगनफिश बन जाता है।
यू चान का मन एकदम खुशी से भर जाता है। फाइनली उन्होंने आयरन ड्रैगनफिश खुद ही ब्रीड कर लिया था। ट्रेजर रिले हेवन से खरीदना नहीं पड़ा। इसका मतलब है अब वो अपना वर्जन बना सकती है। यू चान एकदम से डिटरमाइंड थी। कहती है आई हैव नॉट लॉस्ट इन द ड्रैगनफिश बैटल येट, यानी मैं अभी तक यार हारी नहीं हूँ और मैं आ चुकी हूँ वापस से गेम के अंदर। क्वीन बाई ही थोड़ी-सी ड्रीमी नज़र से उसे देखती है। क्वीन बाई ही कहती है, "जब तुम सीरियस होती हो ना, तब सबसे ज़्यादा चार्मिंग लगती हो, मज़ा आ जाता है तुम्हें देख के।" वो इंस्टेंटली बहुत ज़्यादा एकदम अट्रैक्ट फ़ील कर रही थी भाई ये यू चान से। यू चान भी उसकी तरफ देखती है कोल्ड नज़र से और कहती है, "रिलैक्स मत हो ज़्यादा। वो अननोन गे एक्सट्रीमली डीप फूड पाथ वाला बंदा है, उसके पास कोई इनहेरिटेंस तक है। हम बस उसके लेवल तक पहुँचे हैं अभी आके। अभी हमें उसे हराना तक है, भूलो मत चीज़ों को।" क्वीन बाई ही कहती है तुम थिंक कर रही हो ज़्यादा, वो नेक्स्ट लेवल ड्रैगनफिश ला सकता है क्या? सोचो ज़रा, इतना आसान थोड़ी ना होता है कि इसके अगले लेवल का भी कुछ ले आए वो। लेकिन क्या होता है और कुछ दिनों बाद एक और नाइटमेयर सामने आ जाता है। फेंगयुआन ने दोबारा से कुछ नेक्स्ट लेवल ले आया था, यानी अगली ड्रैगनफिश आई थी सिल्वर ड्रैगनफिश। फेंगयुआन की थर्ड स्ट्राइक थी और रिएक्शन ट्रेज़र वाले हेवन में भाई और भी बड़ा था। सिल्वर ड्रैगनफिश के फूड पाथ दावमार्क आयरन से कहीं ज़्यादा थे। गू इमोटो शॉक में इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर देते हैं, बट फेंगयुआन के बारे में कुछ नहीं पता चलता, कुछ भी नहीं मिलता। यू चान और क्वीन बाई ही स्पीचलेस हो गए और एकदम प्रेशर्ड फील करने लग गए। एकदम ऐसा लग रहा था कि टूट चुके हैं। सिल्वर ड्रैगनफिश इतना कॉम्प्लेक्स था कि उसके रिसर्च में करीबन सालों लग जाएँगे। दोनों रिसर्च के अलावा क्या कर सकते हैं? कल्टीवेशन, प्राइमेसी मैनेजमेंट, सोशल इंटरैक्शन, किलर मूव प्रैक्टिस, बिना मतलब एक तरीके से यही सब कर सकते हैं, लेकिन रिसर्च कैसे करेंगे इतने टाइम तक? इतने टाइम तक ये सब भी तो मैनेज करना पड़ेगा ना, तब तक के लिए रिसोर्स कहाँ से लाएँगे कि ये सब कर पाएँ? तो दिक्कत वाली बात थी। फेंगयुआन के लिए ड्रैगन फिश ये जो सिल्वर वाली थी नेचुरल प्रोग्रेशन था, यानी एक तरीके से वो जो ऑटो मोड चला रखा है ना भाई ने वो अपने आप ही बना था। उसके लिए एकदम आराम वाला, ज़्यादा भी मुश्किल नहीं लगा था, आराम से हो गया था। लेकिन ये जो दोनों है यू चान और ये जो लौंडिया है दूसरी वाली, इनके लिए तो भाई नाइटमेयर बन गया था। यू चान एकदम डेस्परेट टोन में कहती है इट्स ओवर, आई कांट मैच हिम, आई मस्ट क्विट द ड्रैगन फिश बिजनेस कंप्लीटली, यानी अब बस हो गया, मैं तो गिव अप कर रही हूँ। क्वीन बाई ही फ्रस्ट्रेशन में एकदम लिप बाइट करके ब्लीडिंग तक पहुंच जाती है, क्योंकि वो हेल्प नहीं कर पा रही थी उस विमेन की जिसको वो सबसे ज़्यादा पसंद करती है। बट सडनली एक न्यू फोर्स इंटरफेयर करती है हेवनली कोर्ट के अंदर। अब सीन देखते हैं। हेवनली कोर्ट फेंगयुआन को हंट करने का प्लान कभी छोड़ता तो था नहीं। फेरी जीवी कंटिन्यूअसली उसके ऊपर ट्रैक कर रही थी, क्लूज निकाल रही थी। कोपर ड्रैगनफिश के टाइम से ही फेरी जीवी का अटेंशन ट्रिगर हो गया था इसी चीज़ को लेकर। आयरन और सिल्वर ने उसकी सस्पिशियस को और सॉलिड बना दिया था कि ज़रूर ये जो कॉपर, सिल्वर, ये जो भी ड्रैगनफिश का बिज़नेस चल रहा है इसके अंदर ज़रूर फेंगयुआन है। फेरी जीवी डिडक्शन करके सोचती है कि स्पेक्टर सोल डीमन वंडरबल के पास ओरिजिन फूड पाथ इनहेरिटेंस थी। फेंगयुआन के पास शैडो सेट का लीडर बन चुका है तो उसके पास भी ऑफ कोर्स होगी। तो इनहेरिटेंस नेचुरली उसके पास है। ड्रैगनफिश मॉडिफिकेशन प्लस फूड पाथ उसका एक सिग्नेचर मूव था, तो हो सकता है कि उसने ही करा हो। सो सेलर और कोई नहीं फेंगयुआन ही होगा। और डिफरेंस स्पेक्टर सोल बिजनेस लाइक नहीं था, वो सब प्रॉब्लम्स किल करके ही सॉल्व करता था, बट फेंगयुआन वो प्रॉफिट बेस्ड एक्शन पे ही काम करता है, यानी जहाँ पे फायदा हो रहा हो वहाँ पे ही ज़्यादा काम करता है। सो ड्रैगनफिश बिजनेस पक्का फेंगयुआन के मैच का ही स्टाइल है और पक्का ये उसने ही करा है। फ़ैरिज़ी भी समझ गए थे कि अदरवर्ल्डली डीमन डेंजरस भी है, स्मार्ट भी है और पेशेंट भी है इसके अंदर, यानी पेशेंस रखता है ये। अगर रिसोर्स और टाइम इसे मिल गया तो फ्यूचर में मेजर थ्रेट बन जाएगा। इसलिए शी डिसाइडेड टू सीक्रेटली सपोर्ट यू चान और क्वीन बाई ही, यानी अब वो सपोर्ट करेगी इनका। अब देखते हैं कैसे। रीज़न उसका ये था ना कि फेंगयुआन को इनडायरेक्टली काउंटर करना है, ईस्टर्न सी में हिडन इन्फ्लुएंस बनाना है और एक फ्यूचर ट्रम्प कार्ड को प्रिपेयर करना है 5 रीजन क्योटिक वॉर के लिए, क्योंकि डबल बेनिफिट होगा, परफेक्ट विज़डम पाथ की मूव यूज़ करेगी वो। इसलिए सब कुछ उसे करना था, एक बढ़िया सा प्लान बनाना था जब इससे पहले कि ये जो 5 रीजन की वॉल है ये गिरे। हेवेली कोर्ट के पास वुड पाथ का ह्यूज बैकग्राउंड था। सोर्स इनहेरिटेंस नहीं होते हुए भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग इनहेरिटेंस उनके पास थे अलग वाले, लेकिन काम वो कर सकते थे आराम से इसका भी। उनकी सीक्रेट हेल्प मिलते ही यू चान और क्वीन बाई ही का कॉन्फिडेंस एकदम से स्काई हाई हो गया। डज़न्स ऑफ डेज़ बिना एकदम सोए रिसर्च चालू रखी उन्होंने और फाइनली उन्होंने सिल्वर ड्रैगनफिश भी क्रिएट कर लिया। अब यू चान के पास सिल्वर ड्रैगनफिश का मेथड भी आ चुका था। ये रिजल्ट फेंगयुआन को शॉक कर गया। उसको लगा था कि सिल्वर ड्रैगनफिश कंपटीशन एंड कर देगा और यू चान चली जाएगी इस बिज़नेस से। बट रियलिटी तो कुछ और ही निकली। बिज़नेस फिर से डेडलॉक में फँस गया था। अब यहाँ से कौन निकलेगा वो तो पता चलेगा अब आगे।
सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है। सीन दिखाया जाता है सवेनर इमॉर्टल प्राइमेसी के अंदर, मिनी ईस्टर्न सी, ड्रैगन स्केल सी एरिया। फेंगयुआन का टाइम पाथ क्लोन रैंक 6 हवा में फ्लोट करके नीचे सी को ऑब्जर्व कर रहा था। सी में वेव्स एकदम स्ट्रांग थी, पर यहाँ पे वाइंड जीरो थी, हवा नहीं चल रही थी। क्लोन यहाँ पे सोचता है कि मेरे प्राइमेसी में हवा क्लाउड एग्जिस्ट नहीं करते, ये सी वेव सिर्फ इमॉर्टल फॉर्मेशन की वजह से बन रही हैं। ड्रैगन स्केल सी फेंगयुआन का टॉप फोकस था। बहुत इन्वेस्टमेंट प्लस फास्ट टाइम रेट प्लस फूड पाथ के मेथड्स इसमें लगाए गए थे। ड्रैगन फिश पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत बड़ा था। यहाँ पे हर टाइप के थे, जैसे ऑर्डिनरी, कॉपर, आयरन, सिल्वर। क्लोन डीप एरिया में एक टाइनी गोल्ड शाइनिंग ड्रैगन फिश को नोटिस करता है। फूड पाथ दावमार्क यहाँ पे प्योर थे, कोई मिक्सिंग नहीं थी। साइज छोटा था, पाम से भी छोटा था, बट एशियन डेसोलेट ओरा इसके अंदर से फील हो रहा था। ये जो गोल्डन कलर की थी, गोल्डन ड्रैगन फिश एकदम भाई स्पीशीज का एक ब्रेक थ्रू था, यानी कुछ बना ही एकदम बेहतरीन ही कुछ बढ़िया था, बहुत बढ़िया। बाकी सब मैक्स डेसोलेट बीस्ट बन सकते थे, बट ये जो नया वाला था ये एशियन डेसोलेट बीस्ट बन सकता था। क्लोन इसे देख के कहता है यही ड्रैगन फिश एवोल्यूशन का लिमिट है, गोल्डन ड्रैगन फिश। सी में सब ड्रैगन फिश ऑटोमेटिकली इस गोल्डन वन के अराउंड फॉलो कर रहे थे, डिफेंड कर रहे थे, इसको इसको लीडर मान रहे थे। इवन फेंगयुआन खुद को कंट्रोल किंग के कंपैरिजन में वीकर लग रहा था, यानी वो ऐसा लग रहा था कि ये जो किंग है इसको मैं कम कंट्रोल कर पा रहा हूँ, वीकर लग रहा है मेरा कंट्रोल, क्योंकि ये किंग दूसरों को बड़े आराम से कंट्रोल कर रहा है मेरे से भी अच्छा। क्लोन कहता है ये किंग मेरे कंट्रोल से ज्यादा फिश कमांड करता है, बट प्रॉब्लम नहीं है, मैं किंग को कंट्रोल कर सकता हूँ, किंग बाकी को कंट्रोल कर लेगा। डाउन साइड ये थे कि इवन एशियंट गोल्डन ड्रैगन फिश का बैटल पावर बॉटम टायर था, सो ड्रैगन फिश का यूज सिर्फ ट्रेडिंग के गुड्स में यूज होता था और बाकी किसी काम के नहीं। इसलिए अब आधे महीने बाद बिजनेस वॉर का अपडेट होता है। यू चान के लिए ये पीरियड एक्सट्रीमली टफ था। सिल्वर ड्रैगन फिश ब्रीड तो हो गई थी, बट मेथड बोरड था। क्विन बाई ही प्लस हेवनली कोड प्लस फेंगयुआन की स्पीशीज एक तरीके से जो स्टडी थी वहां से बोरोड था, यानी एक तरीके से यहाँ पे ना ये जो मिक्स करके बनाया गया है, यानी तुम्हारे पास किसी और का प्रोडक्ट पहले से है, तुमने उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसको तोड़ ताड़ के देखा कि ये बना कैसे है। ऊपर से हेवनली कोड ने भी तुम्हारी मदद कर दी, कोई साइंटिस्ट भेज दिया, और तुम्हारे साथ एक बंदा है तुम्हारा पार्टनर जिसका नाम है क्विन बाई ही, वो भी तुम्हारी हेल्प कर रहा था। तो तुमने इस तरीके से इसको बनाया था, यानी तुम्हारी खुद की इन्वेंशन नहीं है, बस तुमने इसे खुद से बना लिया है देख कर, कॉपी मीन्स। इसलिए प्रोडक्शन स्केल में वो फेंगयुआन से बहुत पीछे थी। ट्रेजर 11 में फेंगयुआन डोमिनेटिंग एकदम था, एकदम डोमिनेट कर रहा था मार्केट को। सिल्वर ड्रैगनफिश हाई यूनिट यूटिलिटी में उसके पास थे, रीजनेबल प्राइस में भी दे रहा था। कंपटीटर एकदम उसके जो भी आ रहे थे आसपास में सारे कोलैप्स कर जा रहे थे, क्योंकि फेंगयुआन सस्ते में दे रहा था और बढ़िया क्वालिटी दे रहा था। फेंगयुआन मास स्केल सप्लाई करता था, गैप तो ऑब्वियस था ही, बट यू चान स्टिल यहाँ पे रिफ्यूज कर रही थी क्विट करने से, वो अभी भी पीछे नहीं हट रही थी। अब सीन दोबारा देखते हैं व्हाइट क्रेन सी एरिया में। ब्रेक थ्रू। क्वीन बाई ही एकदम से एक्साइटेड होते हुए हंसने लग जाती है। क्वीन बाई हंसते हुए कहती है हा 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 हा, फाइनली टफ पार्ट क्रॉस कर लिया, हमारा मेथड अपग्रेड हो गया है। नाउ हमारी सिल्वर ड्रैगन फिश प्रोडक्शन हाई होगी, अब हम बहुत ज्यादा बना पाएंगे इसको। यू चांद थकी हुई लग रही थी, बट आंखों में रिलीफ और जॉय बिल्कुल था उसके, क्योंकि अब वो सोच रही थी कि अब वो वापस से फेंगयुआ से लड़ सकती है। वो और क्वीन बाई ही आधे महीने से नॉनस्टॉप मेहनत करे जा रहे थे, लगे रहे थे, और हेवेली कोड के डेटा को फुल यूज करके सारा काम कर रहे थे। यूचान यहाँ पे कहती है इवन आफ्टर ऑल ऑल दिस, हमारी प्रोडक्शन उस इंसान से अभी भी छोटी ही रहेगी, लेकिन फिर भी हमने ब्रेक थ्रू तो करा है। क्विन बाई ही थोड़ी सी ऑप्टिमिस्टिक थी, वो कहते हैं लिटिल चान यार इतनी टेंशन क्यों लेती हो, सिल्वर ड्रैगन फिश कोई गट्स को थोड़ी ना है, टाइम मिलेगा तो हम इक्वल हो ही जाएंगे धीरे धीरे। अब देखो हमने इतना कुछ पा लिया है, थोड़ा सा और मेहनत करेंगे, थोड़ा सा और पा लेंगे और हम बराबर पे आ ही जाएंगे, अब क्या दिक्कत है। यू चान कोल्डली रियलिटी में देखते हुए कहती है इक्वल होना भी तो बेस्ट केस थोड़ी ना है, इनोवेशन इम्पॉसिबल है और वो कभी भी न्यू स्पीशीज को ला सकता है, तो हम सिर्फ चेस ही करते रह जाएंगे, जीत कभी हासिल ही नहीं होगी। ये कब तक होगा इक्वल, बस 4 दिनों के लिए इक्वल होगा, वो 5वें दिन नई स्पीशीज ला देगा, क्या होता है इक्वल का मीन, हमें उसे क्रॉस करना, उसके आगे निकलना है। क्वीन भाई एकदम से चुप हो जाती है सब सुनने के बाद, क्योंकि उसने सच भाई सुन लिया था। यू चान फेंगयुआन का मैच नहीं है, फिर भी वो मैच करने की कोशिश कर रही है, जैसे तैसे ना, जब भी वो कुछ भी ब्रेक थ्रू करते तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेलमेट पे लाते हैं, यानी एकदम डेडलॉक में आ जाते कि उसकी भी न्यू स्पीशीज़ आ गई, फेंगयुआन की भी न्यू स्पीशीज़ आ गई, तो दोनों आपस में डेडलॉक में आ जाते, लेकिन फेंगयुआन न्यू स्पीशीज़ ला के कुछ उससे भी बढ़िया करके वो इनसे भी आगे निकल जाता। तो इस चीज़ को ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी यूचान, वो कह रही थी कि नहीं मुझे ये एक्सेप्ट नहीं है, मुझे इससे भी आगे निकलना है।
विन पॉसिबल है इफ स्ट्रॉन्ग आउटसाइड हेल्प मिल जाए कहीं से। जैसे अभी हेवेली कोड की मेरे लिए और भी बेहतरीन कोई हेल्प मिल जाए, या हेवेली कोड खुद आके यहाँ पे हेल्प कर दे, तो ऐसा कुछ तब जाके कुछ होगा। हेवेली कोड ने जो हेल्प करी है ना, वो बस इन्फॉर्मेशन दे के करी है, वैसे कुछ हेल्प नहीं करी। पर हेवेली कोड को फ्री मदद देने का रीज़न ये नहीं पता था। फेरिज़ेवी का प्लान ये था कि यू चान और क्वीन बाई ही को ईस्टर्न सी के प्यादे बनाना और फ्यूचर में 5 रीजन वॉर के टाइम इनका यूज़ करना। उनका रीज़न ये था, लेकिन ये लोग नहीं जानते कि हेवेली कोड उनकी मदद क्यों कर रहा है। अभी तो शायद इनको ये भी नहीं पता होगा कि हेवेली कोड इनकी मदद कर भी रहा है या नहीं। इनको शायद ये भी नहीं पता, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन इन्हें मिली है, बस इन्फॉर्मेशन मिली है, ये नहीं पता कहाँ से क्या मिला, कैसे आया। अब आगे देखते हैं। फेरिज़ेवी सोचती हुई कहती है, ड्रैगन फिश सेलर लाइकली फेंगयुआन ही होगा। उसके थ्रू मैं प्रेशर क्रिएट करके इन दोनों को हेवेली कोड का प्यादा बना सकती हूँ। इनको फेंगयुआन का प्रेशर लगेगा, मैं इनको चीज़ें देती रहूँगी और धीरे-धीरे करके इनको हेवेली कोड का प्यादा बना दूँगी। पर एक इश्यू है यहाँ पे, सिल्वर ड्रैगन फिश के बाद फेंगयुआन सस्पिशियसली साइलेंट है, वो कुछ कर नहीं रहा। नॉर्मल सेल कर रहा था, कोई न्यू मूव भी नहीं लाया, क्या दिक्कत है? फेरिज़ेवी अनईज़ी फीलिंग कर रही थी, अनईज़ी फील हो रहा था उसको। फेंगयुआन कभी मर्सी नहीं दिखाता, अगर ये वो है, तो उसके पास ज़रूर कोई ट्रम्प कार्ड होगा, वो कुछ ना कुछ करने की प्लानिंग बना रहा है, ये इसका थॉट था फेरिज़ेवी का। अब आगे देखते हैं। सडनली ईस्टर्न सी के एरिया में यूचान पैनिक में आ जाती है, कहती है, ओ नो, मेरा ड्रैगन फिश सी कोई गू इमॉर्टल अटैक कर रहा है, फॉर्मेशन टूट गया है, मुझे वापस जाना होगा। ड्रैगन सी उसकी एंटायर वेल्थ प्लस बिजनेस का फाउंडेशन था। अब अटैक आ गया, यानी फाइनेंशियल दिस सिचुएशन आ गई, अब उसे भागना पड़ेगा यहाँ से। क्वीन बाई एकदम उसको रिसॉल्व करने के लिए वो भी उसके साथ कहती है, मैं साथ चल रही हूँ। देखते हैं कौन है इतना हिम्मत वाला जो यहाँ पे आ चुका है। बाई ही पैलेस में देखते हैं इमॉर्टल गू हाउस जो था, रेनबो की तरह एकदम शूट होके यहाँ से निकल पड़ता है, क्योंकि ये पूरा गू हाउस ही लेके भाग पड़े थे अपने आप, वो जो सी एरिया था उसको बचाने। अब अराइवल देखते हैं ड्रैगन फिश सी एरिया में। अटैकर अभी भी वहीं था, फॉर्मेशन आधा डिस्ट्रॉय हो गया था, और वो ड्रैगन फिश को डायरेक्टली अपने प्राइमेसी में ट्रांसफर कर रहा था, यानी चुरा रहा था। यू चान अब यहाँ पे पहुंचती है और फीरियस हो गई, कहती है, यू डियर टू स्टील माई ड्रैगन फिश। क्वीन बाई एकदम चिल्लाते हुए कहती है, कौन हो तुम, मेरी वीमेन की प्रॉपर्टी लूट रहे हो, आज तुम्हारी मौत फिक्स है। फिर वो लो वॉइस में वार्निंग देते हुए कहती है, क्वीन बाई ही कहती है, चानियर केयरफुल रहना, मेथड बहुत ही स्किलफुल लग रहा है जो ये काम कर रहा है, कुछ खतरनाक ही बंदा है ये। यू चान अटैकर को ध्यान से देखती है और शॉक हो जाती है। वो कोई इमॉर्टल किलर मूव यूज़ नहीं कर रहा था, बस एक एशियन डेसोलेट बीस्ट को कंट्रोल कर रहा था, और सारे ड्रैगन फिश उसके पीछे ओबिडेंटली फॉलो करके प्राइमेसी में जा रहे थे। और ये सीन समझ रहे हो क्या है? मुझे लग रहा है फेंगयुआन आया है, या फेंगयुआन ने किसी को यहाँ पे भेजा है, किसके साथ? वो जो गोल्डन वाली ड्रैगन फिश है ना, उसके साथ भेजा है, क्योंकि गोल्डन वाली ड्रैगन फिश बाकी ड्रैगन फिश को कंट्रोल करती है ना, इसलिए। तो हो सकता है कि यही सीन हो, देखते हैं, पता चलेगा। यूचान ध्यान से देखती है और शॉक में फ्रीज हो जाती है। यूचान सोचते हुए कहती है, ये छोटा सा गोल्डन एशियन बीस्ट ड्रैगन फिश है क्या? गोल्डन ड्रैगन फिश? क्या ये ट्रेजर इलेवन में ये वहां से आया है, या मेरे अपोनेंट वाला है? किसने इसको बनाया है? क्या ये मेरा अपोनेंट है? और हेवेली कोड के हिसाब से क्या ये फेंगयुआन हो सकता है? तो अब हमें पता चलता है कि शायद ना हेवेली कोड ने बता दिया है कि ये मतलब उनके साथ है। पहले मुझे लग रहा था कि हेवेली कोड ने इनको नहीं बताया है, लेकिन अब पता चल चुका है कि हेवेली कोड इनकी मदद कर रहा है, और ये बता दिया कि मतलब सामने फेंगयुआन भी हो सकता है। फेंगयुआन के बारे में इन्फॉर्मेशन बता दी है इसलिए। अब देखते हैं कि क्या होगा। हालाँकि इनको ये चीज़ नहीं पता कि इनकी हेल्प हेवेली कोड में से कर कौन रहा है। इनको ये नहीं पता कि सामने फेरिज़ी भी है। इनको बस इतना पता है हेवेली कोड इनकी हेल्प कर रहा है। अब आगे देखते हैं। तभी अटैकर अपना इमॉर्टल प्राइमेसी क्लोज़ करता है और दोनों फेरिज़ की तरफ मुड़कर कामली कहता है, ये जो अननोन बंदा था वो कहता है, फाइनली तुम लोग आ ही गए। मैं वेट बहुत टाइम से कर रहा था, ज़्यादा वेस्ट तो नहीं हो गया? हा, 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 हा। मैं हूँ फेंगयुआन, नाम याद रखना। फेंगयुआन आगे कहता है, मौत से पहले किलर का नाम पता होना भी एक तरह का काइंडनेस है। समझो मैं एक एहसान कर रहा हूँ तुम पर। और उसके वर्ड्स के साथ ही पूरा एरिया भाई चेंज होने लग गया। पूरा सी एरिया में कुछ दिक्कत आने लग गई। दोनों फेरिस इमॉर्टल बैटलफील्ड में ट्रैप हो जाते हैं अचानक से। यू चान, क्वीन बाई दोनों एक भाई सफ़ेद चेहरे हो गए इनके, क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका था सामने कौन है। सामने था फेंगयुआन, रैंक 8 बैटल मॉन्स्टर, और यहाँ पर ये हिल गए थे सोचकर। वो तो हेवेली कोड की चेस की वजह से हिडन होना चाहिए था, बट वो यहाँ पे कैसे है? फिर ये इतना बोल्ड कैसे हो गया कि हेवेली कोड के मतलब वो लोग इसका पीछा कर रहे हैं, इतना पीछा करने में लगे हुए हैं, और ये बंदा ऐसे ही ओपनली घूम रहा है। इनके मन में थॉट भी आ रहा था, डे नाइट में डायरेक्टली अटैक करना किसी गू इमॉर्टल की प्रॉपर्टी पर, वो भी ईस्टर्न सी के अंदर, वो भी ठीक सामने, वो भी ओपनली। तो ये बस इनके मन में बस यही थॉट आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि फेंगयुआन को ये सोच रहे थे ना, फेंगयुआन बस हेवेली कोड से डर रहा है और भाग रहा है, ज़्यादा फेंगयुआन को हल्के में ले रहे थे। लेकिन अब इन दोनों का जो हल्के में लेने वाला सीन था, अब इनके ऊपर भारी पड़ने वाला था। दोनों फेरिस के दिमाग में एक ही फीलिंग भाई फ्लड की तरह फैल गई, वो थी टेरर, डर भर गया था इनके अंदर।
फेंग युआन दोनों पैनिक करते हैं इस नाम सुनकर और दोनों भाई एकदम कोल्ड नज़र से अब उसकी तरफ ही देखने लगते हैं। अब फेंग युआन भी इनकी तरफ देखता है और सोचता है, लगता है ईस्टर्न सी बहुत ज़्यादा पीसफुल हो गया है। रिसोर्स के चक्कर में ये सब रिलैक्स हो गए हैं। तभी मेरा सडन अटैक के लिए ज़्यादा इनको मतलब एक तरीके से इतना बड़ा शॉक लग गया। इनको ऐसा लग रहा था कि जैसे इनके ऊपर कोई अटैक ही नहीं करेगा। कुछ ज़्यादा ही ये मतलब वो बन चुके हैं, होते हैं ना आलसी टाइप के वैसे। नॉर्मल टाइम में गू इमॉर्टल अपने प्राइमेसी और कल्टीवेशन में ज़्यादा बिज़ी रहते हैं। लाइफ एंड डेथ फाइट को अवॉइड करते हैं। ट्रिबुलेशन का रिस्क होता है, प्लस एनिमीज़ के नेटवर्क भी बड़े खतरनाक होते हैं, इसलिए अननोन किलर मूव भी होते हैं, टोटल हाई रिस्क रहता है, लो रिवॉर्ड रहता है, इसलिए कोई फाइट नहीं करता, सब चीज़ों को अवॉइड करता है ताकि अपना अपने अकेले में ही बिज़ी रहे, अपने अकेले में कल्टीवेशन करता रहे। ज़्यादा फाइट में इन्वॉल्व क्यों ही होना। बट फेंग युआन यहाँ पे डिफरेंट था। फेंग युआन कहता है, मेरे पास रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ है, तुम्हारे कनेक्शंस मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मार दूँगा तो कौन ही रोकेगा मुझे। बैटल पावर, विज़डम पाथ, फुल कॉन्फिडेंस था फेंग युआन को। सबसे बुरे केस में क्या ही होगा, बंदा भाग जाएगा। हेवेली कोड भी उसको पकड़ नहीं सकता था ईज़िली। तो नॉर्मल इमॉर्टल को तो क्या ही होगा भाई, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते फेंग युआन के सामने। उसके पास शैडो सेट का सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भी था, जिससे वो उनको जानता भी था, पर वो दोनों उसके बारे में कुछ नहीं जानती थीं। फेंगयुआन एकदम ग्रीडी इंटेंट में कहता है, यू चान को मार दूंगा और ड्रैगन फिश बिजनेस पूरा मेरा, प्रॉफिट इंसेन ही हो जाएगा, मजा आ जाएगा। इवन हेवनली कोर्ट कुछ नहीं कर सकेगी क्विकली, क्योंकि ड्रैगन फिश रिसोर्स ग्रो होने में टाइम लगता है। फेंगयुआन को ये सब स्लो प्रॉफिट ग्रैब करने का टाइम मिल जाएगा, मतलब एक तरीके से टाइम मिल ही जाएगा जब इनको मार देगा तो। जैसे वेनमस स्नेक जो शिकार को डाइजेस्ट करता है और फिर उसको दोबारा से भी भूख लग जाती है, लेकिन जब तक वो अपने शिकार को, होता नहीं जैसे एनाकोंडा होता है, एनाकोंडा ज़्यादा बढ़िया लगेगा एग्जांपल में। एनाकोंडा होता नहीं, जब वो बड़ा शिकार कर लेता है तो वो फिर खाने के बाद फिर रेस्ट पे ही चला जाता है एकदम, 1 महीना 2 महीना, कभी कभी तो 6 6 महीना बस अपने खाने को पचाने में ही लगा रहता है, खाने की जरूरत नहीं पड़ती जब कोई बड़ा शिकार करता है। तो वैसे ही टाइप का था। इसलिए यू चान एकदम वाटर पाथ कल्टीवेट करती थी। फेंगयुआन की वाटर पाथ ग्रैंड मास्टर अटेंडमेंट खतरनाक थी। अगर यू चान उसको किल भी करने की कोशिश करे तो उसके प्राइमेसी को फेंगयुआन खा भी सकता है। यानी अगर उसको किल करने जाएगी, फेंगयुआन को मारने जाएगी यू चान, तो फेंगयुआन भाई उसको मार के उसका ये प्राइमेसी खा जाएगा और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, क्योंकि भाई फेंगयुआन का वाटर पाथ ग्रैंड मास्टर अटेंडमेंट है, तो दिक्कत नहीं है। दोनों फेरीज़ को उसकी ग्रीड प्लस किलिंग इंटेंट क्लियरली फील हो रहा था। उनको लग रहा था कि फेंगयुआन उनको मार भी देगा, मतलब भागने नहीं देगा, मार देगा सीधा-सीधा और लूट तो लेगा अलग से। यानी डर तो इनके अंदर साफ-साफ दिख रहा था। क्वीन बाई ही खुद को कंट्रोल करते हुए बोलती है, कहती है, चानर हम दोनों रैंक 7 हैं, बट टुगेदर भी हमारा एक तरीके से पावर वीक ही है। ये एनिमी टू स्ट्रांग है, फाइट नहीं कर सकते, एस्केप ही करना होगा कैसे ना कैसे करके। फेंगयुआन की रेपुटेशन सब जानते थे, एस्केप ही बेस्ट ऑप्शन था सबके लिए। यू चान यहाँ पे कहती है, हाँ बट हम इमॉर्टल बैटलफील्ड में ट्रैप है, निकलेंगे कैसे। बैटलफील्ड एक रेड, डार्क रेड एग जैसा लग रहा था, पर्पल स्टार थे, ग्लो कर रहे थे आसपास, ब्यूटीफुल बट टेरिफाइंग केज लग रहा था। क्वीन बाई ही कहती है, मेरे पास एक मेथड है बैटलफील्ड पेनिट्रेट करके आउटसाइड वर्ल्ड से हेल्प बुलाने का। यू चान एकदम थोड़ा मतलब रिलीफ की सांस लेते, कैसे है, दैट्स अ ग्रेट, बहुत अच्छा है ये तो। नॉर्मली इमॉर्टल बैटलफील्ड कंप्लीट आइसोलेशन होते हैं, ट्रेजरल हेवन से तक कनेक्ट नहीं कर सकता कोई, इम्पॉसिबल है। बट शील्ड वर्सेस स्पेयर लॉजिक यहाँ पे काम करता है। अगर तुम्हारा जो मेथड है ऑफेंस वाला वो ज़्यादा पावरफुल है, तो तुम आराम से किसी भी शील्ड को तोड़ सकते हो और भाग सकते हो। सिंपल सा लॉजिक है। इसलिए अगर तुम्हारा अटैक बढ़िया है तो तुम कर लोगे। और सपोर्ट, दोनों ईस्टर्न सी की टॉप ब्यूटीज थी, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर्स इनके पास थे। यानी एक तरीके से होते हैं ना कि अरे लौंडे पड़े इनके पीछे बहुत, तो वही उनका रिक्वेस्ट आएगा तो भाई कोई भी लौंडा इनके पीछे इनको इनको बचाने के लिए आ ही जाएगा। पॉसिबली रैंक 8 तक इनको रिस्पॉन्ड कर ही देंगे। तो फेवर्स इन मतलब फेवर्स भी, डेप्थ भी हर कोई ओन करता ही है। यानी अगर इन्होंने किसी से उधार ले रखा है तो वो उधार वाला बंदा भी इनको बचाने आ जाएगा कि अरे कहीं ये मर ना जाए, मेरा उधार कैसे चुकाएगी। कोई बंदे से इन्होंने फेवर ले रखा है तो फेवर चुकाने वाला भी बंदा यहाँ पे आ जाएगा इनको बचाने कि अरे कहीं मर ना जाए, फेवर चुकाना है मुझे। इसलिए लाइफ ऑन स्टेक थी यहाँ पे। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर इन्होंने एक बार तोड़ दिया तो कोई ना कोई शायद इनको बचाने वाला आ ही जाए। लेकिन अगर ये तोड़ पाए तो ना, फेंगयुआन इन्हें करने दे ऐसा तो ना, देखते हैं कि क्या होगा। यू-चान यहाँ पे कहती है, ठीक है, तुम कोशिश करो कि किसी से कॉन्टैक्ट हो जाए, ट्राई करो, मैं तुम्हें डिफेंड करती हूँ। और वो सामने खड़ी हो गई और क्वीन बाई ही पीछे थी और वो फुल डिटरमाइंड थी। अच्छा, तो यहाँ पे सॉरी थोड़ी गलती हो गई, तुम कॉन्टैक्ट करो, मैं सामने खड़ी होती है। क्वीन बाई ही एकदम लंबी साँस लेती है, उसके ब्लैक हेयर थे एकदम फैल जाते हैं, फ्लावर्स की तरह एकदम भाई उस हेयर्स उसके आस-पास फैलने लग जाता है, जैसे कोई फ्लावर खिल रहा हो, जैसे एक फेरी बन गई हो वो, फ्रोलर फेरी। साइड में यूचान का पूरा ऑरा रैपिडली एकदम बढ़ने लग जाता है और उस एकदम भाई किलर मूव उसके एक्टिवेट होने लग जाते हैं और वो यूज़ करती है अपना इमॉर्टल किलर मूव,
मिस्ट रेन डिफेंस, फॉग शील्ड दोनों को कवर कर लेती है। फेंगयुआन हवा में कैजुअली एकदम खड़ा था, पर्पल आइस उसकी चमक रही थी। फेंगयुआन इनकी तरफ देखते हुए कहता है, क्वीन बाई ही, तुम बाहर से हेल्प कॉल करना चाहती हो, बहुत बढ़िया। फ्रेगेंट फ्लारी वर्ड्स से कुछ नहीं होगा, स्टॉप कर दो, टाइम वेस्ट है, ये जो शील्ड है इतनी आसानी से पेनिट्रेट नहीं होगी। ये बोलते ही पर्पल स्टार एकदम से डिसेंड करने लगते हैं। रेन शील्ड और फ्लाश आपस में एक दूसरे से टकरा रहे थे, हेवीली डैमेज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। फेंगयुआन शांत था, वो कहता है, मेरा इमॉर्टल बैटलफील्ड 3 रैंक 8 किलर मूव प्लस 18 प्लस मूव से डिड्यूस हुआ है। नाम है पर्पल स्टार ब्रोकन लाइफ। ये सिर्फ एक काम करता है, कंसीलमेंट और आउटसाइड वर्ल्ड आइसोलेशन। ये बैटलफील्ड बाहर एक माइक्रोस्कोप स्कोपिक पॉइंट जैसा लगता है, कोई अप्रोच करे तो नोटिस तक नहीं करेगा। यानी अगर कोई बाहर से इसको देखे ना तो ऐसा लगेगा कोई चावल का दाना है। ये लोग एक चावल के दाने जितने चीज़ के अंदर आ चुके हैं, तो कोई इतना नोटिस क्यों ही करेगा। क्वीन बाई का फेस एकदम खराब हो जाता है क्योंकि उसका प्लान एक्सपोज हो गया था। उसे लग रहा था कि वो आराम से हेल्प बुला लेगी, लेकिन हेल्प ही नहीं बुला पाई। यहाँ पे जो क्वीन बाई ही थी ना, वो पीछे खड़ी थी और उसको डिफेंड करने वाली यू चान थी। यू चान यहाँ पे फेंगयुआन से लड़ने के लिए आगे खड़ी थी। और यहाँ पे जो क्वीन बाई ही थी वो सोचती है, एक्सपोज़ हो गई थी तो सोचती है कि क्या ये मेरे से झूठ बोल रहा है? क्या सच में इसने ऐसा कर दिया है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी? क्या ये सच में रियल है? वो डाउट कर रही थी क्योंकि भाई डर तो उसके अंदर साफ-साफ दिख रहा था, क्योंकि विज़डम पाथ का बंदा फेंगयुआन उसे लग रहा है। बट यू चान अभी भी थोड़ा बहुत ठीक ही कर तो लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। वो यहाँ पे यूज़ करती है इमॉर्टल क्लर मूव, वेल फ्रॉम रेन, थाउज़ेंड्स ऑफ वाटर थ्रेड्स, जायंट एकदम वेल बना लेते हैं। वाटर थ्रेड्स की एक बहुत बड़ी वेल बनती है। फेंगयुआन उसकी तरफ देखता है और पर्पल स्टार उसी जो वेल के ऊपर एकदम क्रैश कर जाते हैं। फेरी और वेल दोनों के ऊपर क्रैश करते हैं और ये जो फेरी थी वो वेल को बचाती है, लेकिन भाई वेल बच ही नहीं पाती, वेल भी खत्म होती है और फेरीज़ के ऊपर सप्रेशन आ जाता है, एकदम सप्रेस्ड फील करने लग जाती है। Even so, they hold on desperately. You can keep whale alive by कंस्टेंट रेन रिप्लेसमेंट। यानी यहाँ पे क्या हो रहा था ना, जो ये व्हेल है, ये व्हेल को बचाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन बार-बार व्हेल मर रही थी और उनको बचाने के लिए जो अपनी यू-चान है, वो बार-बार पानी दे जा रही है व्हेल को, क्योंकि पानी से ही व्हेल बनी है और व्हेल इनको बचा रही है शील्ड की तरह। इसलिए अगर व्हेल गई तो ये भी खत्म हो जाएँगे। फेंगयुआन ये सब देखता है तो उसको ये सब मज़ाक लग रहा था। उसने अपने हाथ को एक तरीके से वेव करा और यूज़ करा इमॉर्टल किलर मूव, सोल बीस्ट समनिंग। 5 एशियन सोल बीस्ट वहाँ पे अपीयर हो गए, फेरोशियस दिख रहे थे और उन्होंने व्हेल को इग्नोर कर दिया और डायरेक्टली फेरीज़ पे अटैक कर दिया। फेंगयुआन नोट करता हुआ कहता है, नेक्स्ट टाइम सोल पाथ बैटलफील्ड प्लस समन मूव यूज़ करूँगा, बेस्ट कॉम्बो होगा ये इस चीज़ का। और ये 20 एशियन सोल बीस्ट अटैक कर रहे थे बहुत खतरनाक तरीके से। बैटलफील्ड सप्रेशन वाटर प्लस वुड पाथ मेकिंग डिफेंस हार्डर। समझ रहे हो, इतना खतरनाक हो गया था। यू चान रियलाइज़ कि अब बहुत हॉरर सीन हो रहा है, यानी अब वो हारने वाली है तो मर जाएगी, खत्म हो जाएगा अगर कुछ नहीं कर पाई तो। वो पैनिक में आ जाती है। यू चान कहती है, फेंगयुआन खुद अटैक भी नहीं कर रहा है और हम ऑलरेडी एकदम बेयरली सर्वाइव कर रहे हैं, जैसे-तैसे बस सर्वाइव कर रहे हैं। अगर उसने खुद अटैक करा तो हम तो खत्म ही हो जाएँगे। अगर डायरेक्ट अटैक करे तो वी आर डेड। फेंगयुआन दूर से खड़ा एकदम रिलैक्स था, वो कुछ नहीं कर रहा था, बस अपने जो मूव थे वही यूज़ करा जा रहा था। बिना अपने सिग्नेचर मूव को यूज़ करे भी वो 2 रैंक 7 फेरीज़ को एकदम कॉर्नर कर दे रहा था, एकदम इतना सप्रेस कर दे रहा था कि उनको ऐसा लग रहा था कि अब वो डेड हैं, मर जाएँगी वो दोनों। फेंगयुआन के अनस्टॉपेबल असॉल्ट के बीच डज़न्स ऑफ सांसों के बाद यू चान एकदम थकने लगती है। क्वीन बाई अपना जो फ्रेग्रेंट फ्लावरी वर्ड्स था उसको कंसील, मतलब थोड़ा-सा कंसील करके, कैंसल करके और थोड़ा-सा टेस्ट करती है कि मतलब बचा ले थोड़ा-सा, मतलब ये जो अपनी यू चान है इसकी मदद कर दे ताकि ये पैनिक ज़्यादा ना हो और बचने की कोशिश करती रहे, क्योंकि यू चान तो भाई एकदम मेंटली ब्रेकडाउन उसका हो गया था और ऐसा लग रहा था कि वो मर जाएगी। इसलिए अब वो भी फाइट में जॉइन कर लेती है अपनी क्वीन बाई ही और वो भी मदद करने लग जाती है। क्वीन बाई ही वुड पाथ की थी और एक के बाद एक किलर मूव यूज़ करती रही, जिसमें एक था पेटल रेंस, क्रॉसिव फ्लावर ग्रास और गैस सॉरी, और ये जो गैस थी और साथ में ये यूज़ करी थी खतरनाक अटैक जिसका नाम था रेजर पेटल ब्लेड्स। वो बैटलफील्ड में डांस जैसी मूव करती थी और सिडक्टिव एकदम लुक लगता था, ग्रेसफुल लुक लगता था और जब भी वो एकदम घूमती या कोई स्टेप मारती तो उस स्टेप से एक ब्लेड ऑरा टाइप का कुछ निकलता जो कि पेटल्स में बदल के अटैक करता था सामने। यू चान भी थोड़ी-सी अब वो भी आ गई, वो भी सेडक्टिव लुक में आई, उसने भी एकदम चिल्लाया अटैक करने के लिए, वो भी एकदम हीरोइक और सेडक्टिव टोन में आके वो भी अटैक करने लग गई। अब 2 टॉप ईस्टर्न सी की फेरीज़ जो ब्यूटीज़ थी, वो भी अब आ गई थी लड़ने में अपने फुल फॉर्म में। नॉर्मल कोई इमॉर्टल होता तो शायद इन्हें देखकर मतलब मारता नहीं, एटलीस्ट अपना वो प्यादा होता है ना, सेडक्टिव हो जाती हैं चीज़ें तो फिर वो होता है कि इनको मारने से अच्छा मैं अपने काम में ले लूँ, लेकिन फेंगयुआन तो ऐसा है नहीं इसलिए। बट अनफॉर्च्युनेटली सामने फेंगयुआन था और फेंगयुआन इन सब चीज़ों में पड़ता नहीं है ना, इसलिए। आगे देखते हैं फेंगयुआन के किलर मूव यहाँ पे क्या थे। फेंगयुआन यूज़ करता है इमॉर्टल किलर मूव,
एशियंट स्वॉर्ड ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन, इमॉर्टल किलर मूव, रिवर्स फ्लो, प्रोटेक्शन सील। स्वॉर्ड ड्रैगन एकदम से भाई चेंज होता है और रोर करता है बहुत तेज। यूचान कहती है ओ नो अब तो हम गए। क्वीन भाई एकदम चिल्लाते हुए कहती है ईविल फ्रेंड ये मूव ले और सह के दिखा। पेटस्ट एकदम टॉर्नेडो की भेस में आ जाते हैं। यूचान की भी जो वो पेटस्ट थे वो भी आ जाते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं, टॉर्नेडो बना देते हैं। टॉर्नेडो का साइज भी बढ़ जाता है, पावर भी एकदम कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लग जाती है, कुछ स्पीड में ही बढ़ने लग जाती है, क्योंकि रैंक 7 के 2 अटैक, वो भी पावरफुल अटैक आपस में मिक्स हो गए थे। क्वीन भाई एकदम प्राउड टोन में कहती है व्हाट अ परफेक्ट वुड पाथ प्लस वाटर पाथ का फ्यूजन है ये। अब पक्का फेंगयुआन इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे टॉर्नेडो क्रैश करता है एशियन स्वॉर्ड ड्रैगन से जैसे मतलब क्रैश करता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि वाह मजा आ गया, हम जीत गए। लेकिन देखते हैं कि जो ड्रैगन से टकराया था ना टॉर्नेडो, टॉर्नेडो भी खत्म, ड्रैगन भी खत्म। तो इन्हें लगा कि ये जीत गए, लेकिन इन्हें पता चलता है कि जो ड्रैगन से टकराया था वो असल में ड्रैगन ही फेक था। क्वीन बाई को रियलाइज होता है। इमीडिएटली साइलेंट सिल्वर ड्रैगन उसके पीछे से अपीयर होता है। टाइम एकदम ऐसा लगता है कि स्लो हो गया, क्योंकि एकदम डेथ मुंह पर थी ना इसलिए। और जैसे ही वो अपना पीछा मतलब होते हैं ना पीछे एकदम देखती है, कॉर्नर वाली आइस को मूव करती है कि अरे कुछ मेरे पीछे है। जैसे ही पीछे देखती है ड्रैगन का मुंह ओपन होता है और उसके जो दांत थे सीधा उसकी बॉडी के अंदर घुस जाते हैं। यू चान एकदम फ्यूरियस हो जाती है, वो कहती है रैंक 8 होके भी स्नीक अटैक करता है, शेमलेस है तू। यू चान एकदम रेज में अटैक करती है, फुल एकदम रेन की तरह बरसने लग जाती है फेंगयुआन पर। फेंगयुआन कोल्ड स्माइल के साथ उसको भी बाइट कर लेता है और थम्प आवाज आती है। फोर्स इतना स्ट्रांग था कि कोलाइजन साउंड एको करने लग जाता है। यूचान कहती है नो, और सारे अटैक्स रिवर्सल प्रोटेक्शन सील के ऊपर लगते हैं। लेकिन भाई जैसे ही उसके ऊपर लगते हैं तो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और यूचान के ऊपर दोबारा से लग जाते हैं। वो पैनिक में आ जाती है, अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पाती। यूचान कहती है कैसे हराऊं इसको, क्या करूं मैं, रिवर सब अटैक को मेरे पर ही वापस डाल रहा है, कितना सेमलेस डिफेंस है ये, कितना बेकार डिफेंस है ये। पर शौक उसको ये लग रहा था कि फेंगयुआन जैसा डीमन भाई पीछे से अटैक कर रहा है और उसके ऊपर कोई अटैक भी असर नहीं कर रहे। यानी ये कह रही है ना फेंगयुआन एकदम शेमलेस है, इसका मूव भी इसकी तरह शेमलेस है और ये भी शेमलेस है। पीछे से अटैक करता है, उसके ऊपर अटैक करो तो वहां पे अटैक लग जाता है होता है ना। जब बुरा लगता है किसी को, दिल से दर्द होता है, एकदम बुरा लगता है, तो वही सीन इनके साथ हो रहा था। बहुत बुरा लग रहा था इनको। पेटस एक साइड से गदर होके ह्यूमन फॉर्म में बनाने लग जाते हैं और यहाँ पे वो जो अपनी क्वीन बाई ही थी, भाई इसका सीन थोड़ा-सा अलग हो गया था, क्योंकि इसकी बॉडी के ऊपर जो दाँत लग गए थे ना, दाँत से इसके पूरे कपड़े फट गए थे और ये पूरी एकदम हो गई थी वो वाली, हो गई थी बस समझ जाओ पूरी हो गई थी इसका। क्वीन बाई एकदम वैसी थी और एकदम अपना यूज़ करती है अपना लाइफ़ बचाने के लिए, क्योंकि दाँत लग गए थे, भागती है। यू चान भी एकदम चिल्लाती है, "भाई बच गई हो, ठीक हो ना तुम?" तो क्वीन बाई एकदम भाई काँपते हुए कुछ सेकंड में ही उसकी तरफ देखती है, अपनी यू चान की तरफ, और ऐसा लगता है कि बच गई, क्योंकि उसके दाँत लग चुके थे, उसे ऐसा लग रहा था बच गई, लेकिन क्या होता है, अचानक से उसकी आँखों में से चीज़ें गायब हो जाती हैं। उसकी तरफ ऐसा लगता है कि वो मरने वाली है। लेकिन क्या होता है ना, वो जो उसके पेटस थे वापस उसकी तरफ आते हैं और इंस्टेंट ड्रेस फॉर्म बना लेते हैं। यू चान क्विकली उसके पास आकर उसे रिग्रुप करती है, उससे आपस में मिल जाती है। ऐसा लग रहा था ये मर जाएगी, लेकिन ना जो उसकी आइज़ से वो चले गए थे ना, ऐसा लग रहा था कि खत्म हो गई, इसकी सोल-वोल चली गई बॉडी छोड़कर। लेकिन असल में कोई मूव यूज़ कर रही थी अपने आप को हील करने के लिए, जिससे इसकी ड्रेस वापस से आ जाती है और ये वापस आ जाती है फाइट के अंदर। अब ये लड़ पाएगी या नहीं लड़ पाएगी वो तो नहीं पता। अब दोनों जो फेरीज़ थी, एक तो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और एक फेंगयुआन को भाई गुस्से की नज़र से देख रही थी। दोनों का गेज़ फेंगयुआन के ऊपर एकदम लॉक्ड था। उनकी आँखों में फ़ियर और शॉक क्लियर दिख रहा था। एशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन का अटैक मिस हुआ था, लेकिन वो साइलेंट ऑब्ज़र्व कर रहा था। फिर अचानक ड्रैगन का माउथ खुला और उसकी वॉइस दोनों के कानों में एकदम गूंज उठी। सो कहता है, "सो दैट्स इट।" और फिर से शू-शूश आवाज़ आई। पर्पल स्टार एकदम स्टॉर्म की तरह डिसेंड हुए। बैटलफील्ड के सारे पैटर्स जितने आस-पास थे जो उनको डिफेंड करने में लगे हुए थे, वो सारे वाइप आउट हो गए, खत्म हो गए इंस्टेंटली 1 सेकंड के अंदर। क्वीन बाई ही का जो बॉडी था वायलेंटली एकदम शेक करने लग गया। वो समझ गए कि अब वो अपना लाइफ सेविंग मूव दोबारा यूज़ नहीं कर सकती। जो मैंने बोला था ना उसने एक लाइफ सेविंग मूव यूज़ करा था, जिसकी वज़ह से ऐसा लग रहा था कि वो मर गई, लेकिन फिर वो बच गई थी। उसकी ड्रेस भी वापस आ गई थी। तो वो अब दोबारा यूज़ नहीं कर सकती थी, एक ही बार यूज़ कर सकती थी। एशियन स्वॉर्ड ड्रैगन रोर करके फिर से चार्ज करता है उनके ऊपर। दोनों फेरिस एकदम भाई सफ़ेद चेहरा हो गया था और ऐसा लग रहा था कि अब तो मरने वाले हैं। एकदम अपने आप को डिफेंड करने के मोड में आ जाते हैं, सर्वाइवल मोड में, और वो अपने ट्रम्प कार्ड यूज़ करते हैं। बूम बूम आवाज़ आती है, एपिक क्लैश होता है, फायरवर्क जैसे एकदम लाइट शो चमकने लग जाता है। बट जो भी वो अटैक कर रहे थे, रिवर्सल प्रोटेक्शन सील पर लग रहे थे और रिफ्लेक्ट हो रहे थे। स्वॉर्ड ड्रैगन अनस्टॉपेबल था, स्मूथ तरीके से एकदम गाइड करते हुए उनकी तरफ अटैक कर रहा था। दोनों फेरिस बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गई थी। साफ-साफ उनके घाव दिख रहे थे और बहुत बड़े-बड़े घाव थे। एकदम इतने बड़े-बड़े घाव जैसे किसी ने ब्लेड से बहुत बड़ा घाव बना दिया हो। बहुत बुरे थे, बहुत ज़्यादा बुरे। फेरी तो लग भी नहीं रही थी अब तो ये।
और फेंगयुआन इमीडिएटली उन्हें किल नहीं कर रहा था। ये रैंक 7 फेरीज़ थी, डी फाउंडेशन था, डिफेंस इनके मेथड बहुत स्ट्रॉन्ग थे, वो डायरेक्ट अटैक करके किल नहीं कर रहा था, इनको एक तरीके से बहुत बुरी तरीके से मार रहा था। एट लास्ट उन लोगों ने अपने मुँह से बहुत बड़ा ब्लड एकदम वॉमिट करा और एकदम जैसे भीख माँग रहे हो, एकदम कुछ नहीं बचा था। वो ऐसे कहने लग जाता है कि बस अब हमें छोड़ दो, स्टॉप, वी सरेंडर, हम कुछ नहीं कर पाएँगे। यू चान ने सबसे पहले ये लाइन बोली थी। फिर क्वीन बाई हेई कहती है, वी विल क्विट ड्रैगनफिश बिज़नेस फॉरएवर, प्लीज़ हमें जाने दो, हम भीख माँगते हैं, प्लीज़ हमें छोड़ दो, हम माफ़ी माँगते हैं। यू चान आगे कहती है, वी विल पे रिसोर्स, यानी हम तुम्हें पे कर देंगे, ह्यूज वेल्थ दे देंगे, बस हमें मारो मत, प्लीज़ हमें छोड़ दो। क्वीन बाई ही भी कहती है, अगर फाइट हमने डेथ तक की, तो हम इमॉर्टल को डिटोनेट कर देंगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, सोच लो, प्लीज़ हमें जाने दो, हम तुम्हें पे भी करेंगे, अगर तुमने हमें छोड़ दिया तो हम तुम्हें पे भी करेंगे, इसमें तुम्हारा ज़्यादा फ़ायदा है और अगर तुम हमें मार दोगे तो उससे तुम्हारा कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा क्योंकि हम इमॉर्टल को डिटोनेट कर देंगे, फाड़ देंगे। लेकिन ये जो लाइनें कह रहे हैं ना, इनका कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि भाई फेंगयुआन इन्हें मार के इनका जो प्राइमल-सी है उनको एब्ज़ॉर्ब कर लेगा, ख़ास करके यू चान का, उसका पूरा प्राइमल-सी खा जाएगा फेंगयुआन। क्वीन बाई ही का तो नहीं खाएगा क्योंकि वो वुड पाथ का है, पता नहीं। देखते हैं आगे क्या होगा। यू-चान कहती है, "हाँ, हमने हम दुश्मन नहीं हैं, हमें दुश्मन नहीं बनना, हमें दुश्मन नहीं बनना चाहिए। ड्रैगनफिश सब तुम्हारे हैं, सब तुम ले लो। अगर कभी रिवेंज हम रिवेंज का सोचेंगे भी नहीं। तुम जहाँ देखोगे हम वहाँ से एकदम दूर भाग जाएँगे, तुम्हारे सामने कभी आएँगे नहीं। प्लीज़ हमें छोड़ दो, प्लीज़ हमें छोड़ दो। हम अब स्वेयर हम नहीं आएँगे कभी, नो रिवेंज, नो हॉस्टिलिटी, प्लीज़, प्लीज़ जाने दो हमें।" एशियन स्वॉर्ड ड्रैगन रुक जाता है और अब इनकी तरफ देखने लग जाता है। फेंगियन एकदम कोल्ड लुक में कहता है, "स्मार्ट गर्ल्स हो तुम।" देन वो ईच ऑफ यू विल ऑफर वन इमॉर्टल बूथ शो सिंसियरिटी, यानी वो कह रहा है कि ना फेंगयुआन कि तुम स्मार्ट गर्ल हो, ठीक है मानता हूँ मैं तुम्हारी बात, लेकिन एक इमॉर्टल बू दे दो दोनों, तो मैं छोड़ दूंगा मैं। दोनों का हार्ट एक तरीके से रुक सा जाता है। इमॉर्टल बू देने का मतलब होता है बैटल स्ट्रेंथ को एकदम क्रैश करवा देना, लेकिन उनको ये नहीं पता ना कि इमॉर्टल बू दे देंगे तो या तो हो सकता है कि ये लोग बच जाएं, लेकिन ये हो सकता है कि ज्यादा चांसेस है कि ये लोग मर जाएं क्योंकि फेंगयुआन इमॉर्टल बू लेके इनको डायरेक्ट मार देगा। थोड़ा-सा हेजिटेशन के बाद यू-चान कहती है, "वी एक्सेप्ट, बट सेफ्टी के लिए पहले म्यूचुअल नॉर हार्म एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, यानी तुम हमें हार्म नहीं करोगे। इन्फॉर्मेशन पाथ मेथड्स दोनों की साइड से यूज़ होंगे, ठीक है?" तो फेंगयॉन कहता है, "ठीक है, फाइन, बना लो एक एग्रीमेंट जो बनाना है तुम्हें।" लेकिन एग्रीमेंट क्रिएट होने से पहले ही प्रॉब्लम आ गई। क्वीन बाई ही और यू-चान इंसिस्ट करती हैं, वो ब्रेक करती हैं एग्रीमेंट को और इंस्टेंट डेथ रूल रखती हैं, यानी वो कहती है कि एग्रीमेंट ब्रेक हुआ, वो ब्रेक एग्रीमेंट नहीं करती, वो एग्रीमेंट ब्रेक रूल लगाती हैं। रूल ये था कि अगर एग्रीमेंट कोई भी ब्रेक करेगा ना, तो इंस्टेंट डेथ हो जाएगी उसकी। फेंगयुआन इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। उसके पास सेल्फ क्लीजिंग इमॉर्टल फॉर्मेशन था, जिससे वो बैड एग्रीमेंट को जो दाव मार के उनको रिमूव कर सकता था। बट वो टाइम लेता है और इंस्टेंट डेथ वाला जो होता है, वो तो रिमूव एक तरीके से नहीं कर सकता। वो नॉर्मल वाले जो दाव होते हैं, उनको रिमूव कर देगा। यानी ऐसा कोई हो कि तुम हमें इमॉर्टल को दे दो, मैं तुम्हें नहीं मारूँगा। तो फेंगयुआन इस वाले को रिमूव कर देगा, लेकिन वो इस चीज़ को रिमूव नहीं कर पाएगा अगर एग्रीमेंट में ये लिखा होगा कि हम तुम्हें अपना इमॉर्टल को दे रहे हैं और अगर तुमने हमें मारा तो इंस्टेंट डेथ वाला होगा और किसी ने भी एग्रीमेंट तोड़ा तो भाई इंस्टेंट डेथ हो जाएगी उसकी। अगर ये लोग ऐड करेंगे तो भाई फेंगयुआन इस चीज़ को कैसे रिमूव करेगा, दिक्कत आ जाएगी इसलिए। तो अब देखते हैं क्या होगा, क्या वो उन्हें छोड़ देगा? बाद में दोबारा ट्रैप करना इम्पॉसिबल होगा अगर अभी छोड़ देगा तो। हेवनली कोर्ट उनका एग्रीमेंट रिमूव कर देगी, ये भी हो सकता है। या फिर ड्रैगनफिश बिज़नेस में स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर रिटर्न हो जाएगा, ये भी हो सकता है। फेंगयुआन का क्लियर थॉट ये था कि इनको ज़िंदा छोड़ना रिस्की है, क्योंकि अगर एग्रीमेंट हो भी गया, चलो मान लिया कि मैंने इनको छोड़ दिया और डेथ रूल सेट हो गया, तो भाई बाद में हेवनली कोर्ट इनकी चीज़ों को हेल्प करके रिमूव करवा देगी और हो सकता है कि मुझे फँसा दे बाद में, इनको पकड़ भी नहीं सकता मैं बाद में। और ये भी हो सकता है कि ड्रैगन फिश वाला जो इन्होंने बोला है कि हम कभी वापस नहीं आएँगे, हो सकता है वापस आ जाए, हेवनली कोड उनको प्यादा बना के दोबारा यूज़ कर ले। तो इस चीज़ के लिए वो रिस्की चीज़ को नहीं लेना था, यानी रिस्क नहीं लेना था। हो सकता है फेंगयॉन इनको मार दे, हो सकता है क्या मार ही देगा मुझे लग रहा है। और ये बात भी दोनों फेरीज़ समझ गई थी कि एग्रीमेंट फेल होते ही फेंगयॉन उन्हें ज़िंदा तो छोड़ने वाला नहीं है, नहीं छोड़ेगा। यू चान यहाँ पे कहती है, "तो तुम हमें मारना ही चाहते हो ना?" क्वीन बाई ही भी कहती है, "अगर मरेंगे तो हम दोनों कुछ तुम्हें देंगे नहीं, कुछ पाने नहीं देंगे। हम अपना सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे जिससे तुम्हें कुछ ना मिले।" दोनों डेथ फाइट चूज़ करते हैं कि हम एकदम अपना सब खत्म कर देंगे और एंड तक लड़ेंगे तुमसे। फेंगयॉन कोल्ड स्मेल के साथ अटैक एकदम से उनकी तरफ करता है। चांस मिलते ही क्वीन बाई ही एकदम से थोड़ा-सा हटती है और उसकी जो बॉडी थी इंजर्ड हो जाती है फिर भी, क्योंकि पहले से इंजर्ड थी तो और इंजर्ड हो जाती है। यू चान थोड़ा-सा पैनिक करती हुई कहती है, "भाई मैं हेल्प करूँगी, थोड़ा-सा
होल्ड करो, उसी मोमेंट एशियन स्वॉर्ड ड्रैगन यू चान को डायरेक्ट बाइट कर लेता है और एक ही ब्लो में वो मर जाती है और बॉडी थी ना कंप्लीटली एकदम क्रश्ड हो जाती है। क्वीन बाई उसकी तरफ देखती है और कहती है यू चान, और भाई एकदम चिल्लाते-चिल्लाते वो कुछ ही नहीं कर पाती और चार्ज जब उसकी तरफ करने जाती है, क्वीन बाई एकदम करती है फेंग युआन, अब मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैं तुम्हें मार डालूँगी। फेंग युआन उसकी तरफ देखता है और पर्पल थॉट परसेप्शन स्टारलाइट से उसका डिफेंस ब्रेक करता है, फिर ड्रैगन ब्रेथ से उसको पूरा फिनिश ही कर देता है और बस उसका पता है यहाँ पे बचता है हेड, सर बचता है उसका और पूरी बॉडी खत्म कर देता है ड्रैगन ब्रेथ से, क्योंकि ड्रैगन ब्रेथ कुछ नहीं छोड़ता, पूरा एकदम मेल्ट करके खत्म ही कर देता है, कुछ नहीं, एकदम हड्डियाँ-वड्डियाँ तक नहीं मिलती हैं, कुछ भी नहीं मिलता। फेंगयुआन कामली क्लोज जाकर ड्रैगन क्लो से फिनिश मूव लगाता है और क्वीन बाई ही पूरी की पूरी मार दी जाती है, यानी खत्म कर दी जाती है। जो उसका हेड भी बचा था उसको भी एकदम टुकड़े-टुकड़े कर देता है, एकदम डिसमेंटल कर देता है। ब्राइट फ्लैश के साथ एशियन स्वॉर्ड ड्रैगन वापस ह्यूमन फॉर्म में अब आ जाता है। यू चान और क्विन बाई दोनों मर चुकी थी। ईस्टर्न सी की 6 ब्यूटीज में से अब सिर्फ 4 ही बची हैं। फेंग युआन ने एक्सप्रेशन चेंज किए बिना उन्हें किल किया था, फिर दोनों के इमॉर्टल प्राइमेसी को सील कर लिया और शैडो सेक्ट इनहेरिटेंस के थ्रू उनके पास इमॉर्टल प्राइमेसी एक तरीके से रिट्रीवल प्लस सीलिंग के मेथड तो ऑलरेडी थे, तो फेंग युआन ने इजीली ये सब कुछ कर दिया था। सवेना इमॉर्टल प्राइमेसी से अपने सारे शैडो सेक्ट मेंबर को लेके आया था, बैकअप के लिए लाया था कि अगर कोई दिक्कत आ जाए या पे कुछ और हो तो भाई वो बाकी मेंबर्स की हेल्प ले सके। लेकिन यूज़ अब उसने करा नहीं था, अब शायद वो यूज़ कर सकता है। उसने बाहर निकाला उनको और एशियन बैटल फॉर्मेशन ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल का यूज़ करा। मॉडिफाइड वर्जन को यूज़ करके फेंग युआन ने 3 से ज़्यादा इमॉर्टल ड्रैगनफिश सी से डायरेक्टली व्हाइट क्रेन सी एरिया में टेलीपोर्ट कर दिया। वहाँ फेंग युआन ने डीप सी में डाइव किया, जबकि बाकी शैडो सेक्ट मेंबर उसके ऑर्डर पे व्हाइट क्रेन को कैप्चर करने लग गए। सी बॉटम में बाई ही पैलेस था, रैंक 7 कह रहा हूँ सॉरी, रैंक 6 का इमॉर्टल गू हाउस क्लियरली यहाँ पे दिख रहा था। क्वीन बाई ही बाहर आई थी। तो वो उसके हाथ, मतलब एक तरीके से जब क्वीन बाई बाहर आई थी ना, तो वो इसको साथ नहीं लेके आई थी। वो बाहर तो आई थी, एक तरीके से बोला नहीं था कि जब वो दोनों साथ में बैठे हैं, इमॉर्टल गो हाउस लेके भागे हैं। लेके तो भागे थे, लेकिन जब वो लेके भागे थे, वहाँ से निकलने के लिए भागे थे स्पीड के लिए। बाद में जाके उन्होंने इमॉर्टल गो हाउस को पहले ही पीछे छोड़ दिया था, वापस भेज दिया था और वो खुद दोनों आ गए थे लड़ने के लिए। क्योंकि वो ना हल्के में ले रहे थे उस टाइम पे कि फेंग युआन कुछ नहीं कर पाएगा। वो बस स्पीड से वहाँ पे पहुँचने के लिए इमॉर्टल गो हाउस का यूज़ करा था, अदरवाइज़ कुछ नहीं, ठीक है? इसलिए सब कन्फ्यूज़ मत होना कि फाइट में भी उन्होंने इमॉर्टल गो हाउस को यूज़ नहीं करा और अभी भी इमॉर्टल गो हाउस यहाँ पे क्या कर रहा है। तो ये बस यही था कि उन्होंने ऑटो मोड पे लगा के उसको वापस भिजवा दिया था क्वीन बाई ही के पैलेस के अंदर और वहाँ पहुँच चुका था वो। अब आगे देखते हैं। फेंग युआन ने क्वीन बाई ही की अपीयरेंस यूज़ की थी फ़ैमिलियर फेस इफ़ेक्ट से और पैलेस का डोर ओपन कर दिया था। आईफ़ोन का वो नहीं लग रहा ये, वो जो फेस वाला जो सिक्योरिटी होता है वही चेक करने वाला। पेस की तरह पेस दिखाया और अंदर घुस गए। अब देखते हैं अंदर। उसने क्वीन बाई ही की विल को कैप्चर किया था, फिर उसके यूज़ से बाई ही पैलेस फुली टेक ओवर कर लिया। विज़डम पाथ गो प्लस मेथड होने के बाद भी 1 दिन और 1 रात लग गए थे ओनरशिप को सिक्योर करने के लिए बाई को। फाइनली फेंग युआन के पास अपना इमॉर्टल गो हाउस आ चुका था, जो कि किसी का चुराया हुआ है ऑफ कोर्स, जिसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है बाई ही पैलेस। रैंक 6 का इमॉर्टल गो हाउस बाई ही पैलेस इसका पूरा नाम है। अब आगे देखते हैं। लेकिन एक चीज़ पता चलती है कि जो पैलेस था ना, ये बड़ा वीक निकला, इनकम्प्लीट था, लोअर पावर थी इसकी, बस 2 रैंक 6 गू कोर थे इसके अंदर और डिज़ाइन ओनली फॉर बाई क्वीन बाई ही के लिए था। कुकीबाइन्स रखने के लिए ये रखा गया था, यानी एक घर ऐसा जो कि इमॉर्टल गू हाउस है और इसके अंदर बस कुकीबाइन्स रहती हैं और पावर भी इसकी अच्छी खासी नहीं है, ऊपर से इनकम्प्लीट है और 2 ही रैंक 6 के गू इसके अंदर यूज़ हुए हैं। इसलिए फेंग युआन ने पैलेस को डिसमेंटल कर दिया और सारे के सारे गू वो अपने पास रख लिए थे और 2 इमॉर्टल गू मिले थे जो कि रैंक 6 के थे। एक था वुड पाथ का, दूसरा था फूड पाथ का ईट फ्रेग्रेंस। ईट फ्रेग्रेंस एक छोटी वुडन बॉक्स जैसा गू था जो फ्रेग्रेंस क्यूआई खाकर स्टमक फिल कर देता था। नॉर्मल लगने वाला यूजलेस इफेक्ट था। फेंग युआन ने स्माइल किया और देखा, उसके मन में एक थॉट आया कि दुनिया में यूजलेस गू नहीं होता, बस यूजलेस गू मास्टर होते हैं। सही बात है ये तो। फूड पाथ इनहेरिटेंस होने से उसने इंस्टेंटली मल्टीपल इसके आइडियाज सोच लिए थे कि इसका यूज़ कैसे किया जाएगा। अब उसके पास फूड पाथ में पहले से सिर्फ स्नैक इमॉर्टल गू था और ईट फ्रेग्रेंस ऐड होने से फूड पाथ में थोड़ा सा गैप फिल हो गया था, यानी फूड पाथ के 2 गू आ चुके हैं उसके पास। एक तो ईट स्ट्रेंथ भी तो है उसके पास, लेकिन अब वो स्नैक गू में हो गया ना। हाँ, हाँ, सही बात है। आगे देखते हैं। ये फेंग युआन के लिए अनएक्सपेक्टेड हैप्पी गेम था, क्योंकि उसे फूड पाथ की कोई चीज़ मिल गई तो बहुत बढ़िया चीज़ थी ना इसलिए। और मुझे लग रहा है सही भी है, तभी तो वो जो अपनी यू चान थी वो क्वीन बाई ही के पास आई थी, क्योंकि यू चान के पास भी इनहेरिटेंस थी फूड पाथ वाली
और ये जो बंदी थी इसकी जो फ्रेंड मान लो, ये जो दोनों लेस्बियन थी, दोनों लेस्बियन मर गईं। लेकिन ये जो दोनों लेस्बियन थी, इन दोनों के पास फूड पाथ का कुछ ना कुछ था, तभी तो ये एक-दूसरे के पास से हेल्प ले रही थी, तभी तो कर पाईं वो। ये चीज़ थी। फेंगयुआन ने बाई पैलेस डिसमेंटल किया और वहाँ के सारे कॉन्क्यूबाइन्स को मार भी दिया, सिर्फ़ उनकी सोल को छोड़ दिया था। व्हाइट क्रेन सी पर शैडो सेक्ट मेंबर्स रिसोर्स कैप्चर करने में बिज़ी थे। क्वांटिटी शॉकिंगली बहुत बड़ी थी। काउंटलेस ऑर्डिनरी व्हाइट्स क्रेन थे, 21 डेसोलेट बीस्ट क्रेन थे और 4 एशियन डेसोलेट बीस्ट क्रेन भी थे। थोड़ी मेहनत के बाद कैप्चर करा, फिर सी के रिसोर्स भी देखे, जिसमें से ग्रेट हिस्ट्री आयरन, रैंक 7 मेटल प्लस विज़डम पाथ का मटेरियल बोला जाता था, इसको ये था। एक था यहाँ पे एग क्रिस्टल रॉक, ड्रैगन एगमैन की लाइफ एसेंस थी इसके अंदर, मैसिव क्वांटिटी और प्रोविंग एशिएंट एगमैन ट्राइब लिव्ड थी, यहाँ पे रहती थी, उसका था। सब स्टोर करके फेंगयुआन ओमनी डायरेक्शन ट्रैवल को वापस से ड्रैगनफिश सी एरिया पर मतलब लगाया और वहाँ निकल गया। वहाँ यू चान के ड्रैगनफिश स्केल उसके कंपेयर में डिजन्स ऑफ टाइम बड़े निकले थे, बहुत लार्ज थे। सब कोई मोटर प्राइमेसी में स्टोर कर लिए। इवन फेंगयुआन शॉक्ड था कि यू चान का बिजनेस फाउंडेशन इंसेनली बहुत डीप है, क्वीन बाई ही से भी बहुत बड़ा था। स्काई को देखकर वो वेट कर रहा था कि हेवनली कोर्ट का कोई रिस्पॉन्स आए तो वो मतलब कुछ करे, लेकिन कुछ नहीं मिला, उसे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। फेंगयुआन कोल्ड टोन में कहता है, हेवनली कोर्ट ने कोई मूव नहीं किया। मैंने तो टाइम मतलब इतना दिया था, उन्होंने मतलब कुछ करना तो था। मेरे को लग रहा था वो ज़रूर यहाँ पे आएँगे क्योंकि मैंने इतना बड़ा मूव लिया, लेकिन वो आए नहीं। उसने सोचा था कि कोई ना कोई एक तरीके से रेनफोर्समेंट आएगी, क्या पता कोई रैंक 8 का बंदा भी यहाँ पे पहले से प्रिपेयर्ड और आ जाए। ये अटैक सिर्फ यू चान और क्वीन बाई ही के लिए नहीं था, बल्कि हेवनली कोर्ट को प्रोब करने के लिए भी था कि कोई ना कोई आए तो उसको भी लपेट दें, लेकिन कोई आया ही नहीं। रिजल्ट नो रिएक्शन था। फेंगयुआन सस्पेक्ट करता है कि फेरी ज़ी ने कुछ ना कुछ तो करा है। उसे क्या टाइम नहीं मिला या फिर हेवनली कोर्ट लो मैन पावर में है? क्या सीन चल रहा है उसका? उसने ऑलरेडी वेस्टर्न डिजर्ट एस्केप के टाइम थोड़ा बहुत गेस किया था। अब थोड़ा बहुत कन्फर्म लग रहा था कि क्या पता उनके पास लो पावर हो। ये वाली लो पावर नहीं कि पावर ताकत कम है, ताकत बहुत है लेकिन मैन पावर यानी लोग उनके पास अभी कम है, ये हो सकता है। हेवनली कोर्ट नो शो यानी दिखा ही नहीं। हो सकता है कि वो वेट कर रहे हों, क्या पता कोई प्लानिंग कर रहे हों, क्योंकि उसने उनके 2 प्यादों को खत्म ही कर दिया ईस्टर्न सी में। एक रैंक 7 वुडपाथ यूचान थी और वाटर पाथ यूचान थी और दूसरी रैंक 7 वुड पाथ थी क्वीन बाई ही, दोनों को खत्म करा। ब्लेस लैंड बनने के प्रोसेस में फेंगयुआन एंटर करता है। अब देखते हैं आगे। यूचान का जो ब्लेस लैंड था, रिक्वायरमेंट थी उसकी कि फेंगयुआन को मार दो और ब्लेस ब्लेस लैंड तुम्हारा। फेंगयुआन भेस बदल कर एंटर करता है, ब्लड लाइट स्पिरिट सप्रेशन यूज करता है, लैंड स्पिरिट को सबड्यू करता है और प्राइमेसी को खा जाता है। एक काम हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा ब्लेसलैंड। बाय ही ब्लेसलैंड रिक्वायरमेंट थी कि बाय ही पैलेस। फेंगयुआन इग्नोर करता है और ब्लड लाइट सप्रेशन वाला जो था ना, स्पिरिट सप्रेशन, उनको यूज़ करता है और लैंड स्पिरिट को एकदम प्रेशर में डालता है। बट उसका वुड पाथ ब्लेसलैंड था, इसलिए खा नहीं सकता था क्योंकि उसका वुड पाथ अटेनमेंट बहुत ही कम है, इसलिए उसे खा नहीं पाया। एक्सपेक्टेड रिजल्ट था क्योंकि बोथ ब्लेसलैंड वेयर ऑलरेडी एक तरीके से बहुत खत्म ही थे, उनके अंदर कुछ ज़्यादा था नहीं। तो कुछ निकालने वाला था नहीं, तो ब्लेसलैंड ही खाने थे। एक खा गया और एक ऐसे ही छोड़ दिया था। अंदर ना तो कोई गू-वर्म था, ना तो ज़्यादा रिसोर्स थे और जो रिसोर्स हुआ करते थे उसके अंदर बहुत पहले जो उसकी एक्यूमुलेशन थी, वो सब उन्होंने मरने से पहले डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसलिए कुछ मिला ही नहीं अंदर। यू चान और क्वीन बाई ही मरने से पहले अपने ब्लेस लैंड एम्प्टी कर गए थे ताकि फेंगयुआन को कुछ ना मिले और उनका लास्ट रिवेंज यही था कि उसको खाली हाथ ही छोड़ दे, कुछ ना दे उसको। लकीली वाइंड्स ऑफ एसिमिलेशन हर कोई ट्रिगर नहीं कर सकता था, इसलिए फेंगयुआन सेफ रहा था। सब कुछ कलेक्ट करने के बाद फेंगयुआन ईस्टर्न सी तुरंत ही छोड़ देता है। उसके क्राइम्स यहाँ पे आ चुके थे, जिसमें से दोनों फेरीज को मार देना, उनके टेरिटरीज को चुरा लेना और ये वेरी सून ईस्टर्न सी के गो इमॉर्टल वर्ल्ड में फैलने वाला था। और ये फैल भी जाएगा तो पता ही होगा क्या होगा। दोनों ब्यूटीफुल फेरीज़ बहुत ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंशियल थी, यानी एकदम एक तरीके से ले एक ऐसा मान लो कि एकदम इन्फ्लुएंसर हैं। सब लोग उनको देखते हैं, सब जानते हैं, रैंक 7 की फिगर्स थीं। अब ईस्टर्न सी में दोनों गायब हैं, तो वो जो पीस सा ईस्टर्न सी है, उसके अंदर ये चीज़ें दिखेंगी तो लोग अब थोड़ा रहेंगे और वही होगा उनकी डेथ से क्या होगा ना, पैनिक में आ जाएँगे, इनसिक्योरिटी क्रिएट होगी, रिवेंज सीकर सामने आएँगे, जस्टिस के क्लेमर सामने आ जाएँगे, ग्रीडी लूटर्स भी सामने आएँगे, फ्रेम करने वाले फेंगयुआन को भी सामने आएँगे कि अरे फेंगयुआन ने हंट करा है, मारो इसको, पकड़ो, ये बुरा है, ये वो है, मतलब इल्ज़ाम लगाने वाले। फेंगयुआन रैंक 8 पावर होने के बावजूद ये मेसी अटेंशन एक तरीके से कुछ उँगली नहीं कर सकता ना इसमें, वो क्या ही उँगली कर पाएगा? ये सारी अटेंशन उसके पास आनी ही है और ये सब चीज़ों को उसको फेस करना ही है। ये इसको वो हटा नहीं सकता था क्योंकि ये होना ही था। इसलिए फाइट नहीं, डायरेक्टली एग्ज़िट लिया था कि ये सब होगा, होने दो, हम यहाँ से निकल ही जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा। इसी के साथ एपिसोड करते हैं खत्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।